देखिए यहाँ पे 4DR का पार्ट 29 होगा, पार्ट 30 होगा। पार्ट 30 के अंतर्गत यहाँ पर देखिए क्या सर्वसाधारण के शिक्षण द्वारा समतावादी समाज संभव है। देखिए आधुनिक विश्व में स्थापित सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के घोषित लक्ष्यों में समतावादी समाज की स्थापना एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। दुनिया भर के समाजों में इसको लेकर राजनीतिक प्रतिबद्धता देखने को मिलती है। भारत की भी बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18वीं देखिए अनुच्छेद 14 से 18 द्वारा प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकारों से लेकर संविधान के चौथे भाग में संवैधानिक राज की दिशा निर्धारण के लिए सामाजिक राज की दिशा निर्धारण के लिए दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों मूलभूत रूप से एक समतावादी समाज की स्थापना के स्वप्न की दिशा में कार्य करने की प्रतिबद्धता झलकती है। देखिए समतावादी समाज के निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर गतिशील होती है। एक और जहाँ राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक असमानता द्वारा समतावादी समाज की परिकल्पना को यथार्थ में बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भिन्न समाजों के राजनीतिक एवं प्रशासनिक अनुभव ने इस बात को पुष्ट किया कि समाज में मौजूद कई अन्य असमानताओं जैसे लैंगिक असमानता या वर्गीय अंतरों को समाप्त किए बिना इस लक्ष्य की पूर्ति संभव नहीं है। अतः आवश्यक है कि ऐसे साधन खोजे जाए जो असमानताओं को दूर कर एक समतावादी समाज के निर्माण की दिशा में प्रशस्त कर सके। ऐसे में सर्वसाधारण की शिक्षा ही उस साधन के रूप में उभरती है जिसके द्वारा यह संभव है। हालांकि यहाँ पर यह भी जोड़ना आवश्यक है कि सदियों से निर्मित असमानताओं के कोई भी जादुई समाधान संभव नहीं है तथा एक साधन के रूप में न सिर्फ सर्वसाधारण की शिक्षा कुछ सीमाएं जिन्हें पार करना आवश्यक होगा, अपितु इसके सफल कराने हेतु कुछ शर्त भी जुड़ी है जिन्हें पूरा करना होगा। देखिए यहाँ पर ये विश्वास है कि यहाँ पर क्या कि यह विश्वास व्यक्त करने के उपरांत तक यह विश्वास व्यक्त करने के उपरांत सर्वसाधारण के शिक्षण द्वारा ही समतावादी समाज की स्थापना संभव है। देखिए यहाँ पर क्या यह स्पष्टीकरण भी आवश्यक हो जाता है कि किस प्रकार शिक्षा सामाजिक ढांचे में इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सक्षम होगी। महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु का मानना है कि राज्य का अस्तित्व एवं अस्थायित्व युवकों की शिक्षा पर आधारित है। इस मान्यता का आधार यह है कि शिक्षा ही समाज के आदर्शों, नियमों एवं सपनों की अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करती है। इस प्रक्रिया में वह समयानुकूल इस मान्यता का आधार यह है कि शिक्षा ही समाज के आदर्शों, नियमों एवं सपनों को अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करती है। इस प्रक्रिया में वह समयानुकूल तरीके से इनमें आवश्यक बदलाव भी करती है एवं सामाजिक चेतना को जड़ होने से बचाने में अपनी भूमिका निभाती है। इस प्रकार शिक्षा न सिर्फ किसी समाज की सामूहिक स्मृतियों एवं सपनों की संवाहक होती है बल्कि समाज को दिशा देने का कार्य भी करती है। समाज में आई अनेक विकृतियों के लिए भी उस समय के परिचित सिद्धांत जिम्मेदार रहे। उदाहरण के लिए भारत में जातिगत भेदभाव के समर्थन में अनेक तर्क प्राचीन शास्त्रों एवं स्मृतियों के आधार बनाकर दिए जाते थे जिनका निर्माण सदियों पहले तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति के मद्देनजर हुआ था। जब तक आधुनिक शिक्षा ने इन सिद्धांतों पर प्रश्न नहीं लगाया तब तक इन कुरीतियों ने समाज के एक बड़े हिस्से को जड़ रखा। आज भी छुआछूत की कुरीति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। इस पूरे उदाहरण से दो बातें स्पष्ट होती है। प्रथम तो सर्वसाधारण की शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा जड़ हो चुके विचार एवं सिद्धांतों को चुनौती देकर तमाम ऐतिहासिक असमानताओं को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। परंतु दूसरा बिंदु यह है कि इसमें समय तो लगता ही है, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी अधिक सुलभ, समावेशी तथा प्रगतिशील बनाना होगा ताकि कहीं वह स्वयं पुरातन जड़ताओं की पोषक मात्र न रह जाए। देखिए आदर्श रूप में शिक्षा दो कार्यों पर केंद्रित होती है। एक और वह व्यक्ति को अपने आसपास के संसार के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाती है। साथ ही दूसरी और वह व्यक्ति को उसके अधिकारों से अवगत कराकर उसको सशक्त बनाने की दिशा में भी आपको योगदान देती है। ये दोनों ही अंतर एक समतावादी समाज की स्थापना हेतु अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर देखें तो वैश्विक स्तर पर स्त्रियों की शिक्षा को अनेक राज्यों ने एक अनिवार्य प्राथमिकता के तौर पर देखा है। ऐसे स्थानों पर
स्त्री ऐसे स्थान सिर्फ स्त्रीवादी आंदोलन सशक्त तौर पर उभरे हैं और देखिए और उन्होंने सदियों सदियों चली आ रही वृद्ध सत्तात्मकता को गंभीर चुनौती भी दी है। गंभीर चुनौती भी दी है। बल्कि इन आंदोलनों ने लैंगिक असमानता के साथ साथ विभिन्न दूसरे पहलू मसलन काम अस्मिता आधारित भेदभाव ऐसी कुप्रथाओं को भी ललकारा है और उसके अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद की है। इस उदाहरण का मंतव्य देखिए इस उदाहरण का मंतव्य केवल यह स्पष्ट करना है कि देखिए यहाँ पर क्या इस उदाहरण का मंतव्य केवल यह स्पष्ट करना है कि शिक्षा का सीधा सा संबंध संबंध व्यक्ति एवं समाज की जागरूकता का स्तर एवं उनके सशक्तिकरण से है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जागरूकता एवं सशक्तिकरण का जो सीधा अनुपातिक संबंध समतावादी समाज की स्थापना की अवधारणा से है, यह किसी छिपा नहीं है। सशक्तिकरण एवं उसमें शिक्षा के संभावित योगदान के विषय में एक और बिंदु जोड़ा जाना आवश्यक है। शिक्षा का एक कार्य व्यक्ति को जीवन की व्यवहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में समर्थ बनाना भी होता है। इस बात में कोई मतभेद नहीं कि अलग अलग व्यक्ति अपने रुझान एवं सामर्थ्य के बल पर अलग अलग जीविकोपार्जन के साधन चुनते हैं। एक समतावादी समाज के स्वप्न के प्रति कटिबद्ध शिक्षा है। शिक्षा इस व्यवस्था में दो स्तरों पर कार्य करती है। सबसे पहले तो वह व्यक्ति के गुणों को पहचान कर उन्हें पोषित करे एवं निखारे, जिससे व्यक्ति समाज में किसी भी स्तर पर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने में सक्षम हो। देने में आपको सक्षम हो। दूसरा यह जैसा कि विनोबा भावे का मानना था कि व्यक्ति को श्रम में गर्व का अनुभव होना चाहिए और यह तभी संभव है जब सभी प्रकार के श्रम को सम्मान के भाव से देखा जाए और बौद्धिक एवं शारीरिक श्रम के आकर्षण एवं सम्मान में चोरी हो रहे अंतर को समाप्त किया जाए। इसके लिए महात्मा गांधी नई तालीम को आवश्यक मानते हैं, जिसमें न सिर्फ ग्रामीण जीवन भी उचित रूप से प्रतिबिंबित हो, बल्कि बौद्धिक श्रम के साथ साथ शारीरिक श्रम भी महत्वपूर्ण माना जाए। विनोबा भावे का मानना था कि व्यक्ति को श्रम में गर्व का अनुभव होना चाहिए और यह तभी संभव है जब सभी प्रकार के श्रम को सम्मान के भाव से देखा जाए और बौद्धिक एवं शारीरिक श्रम के आकर्षण एवं सम्मान में चोरे हो रहे अंतर को समाप्त किया जाए। इसके लिए महात्मा गांधी नई तालीम को आवश्यक मानते हैं। जिसमें न सिर्फ ग्रामीण जीवन में उचित रूप से प्रतिबिंबित हो, बल्कि बौद्धिक श्रम के साथ साथ शारीरिक श्रम भी महत्वपूर्ण माना जाए। देखिए स्पष्ट यहाँ देखिए क्या कि यह स्पष्ट करने को उपरांत की शिक्षा व्यक्ति एवं समाज को अधिक जागरूक, प्रगतिशील तथा सशक्त बनाने की संभावना रखती है। इसमें यह जोड़ना अवसहज प्रतीत होता है कि ये सभी कार्य मिलकर अधिक जिम्मेदार नागरिक एवं नागरिक समाज के उदय में भी सहायक होते हैं। एक लोकतंत्र के समतावादी होने की संभावना बहुत हद तक इस बात पर भी निर्भर करती है कि क्या वहाँ एक सुसंगठित नागरिक समाज उदय हो चुका अथवा नहीं। नागरिक समाज राष्ट्र के विभिन्न समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है तथा राज्य अथवा सरकार के साथ समाज का संवाद स्थापित करने अर्थात जन आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाना एवं सरकारी नीतियों का विश्लेषण करने के उपरांत उसकी बातों को जनता तक पहुंचाना एवं जनहित में कुछ नीतियों की मांग समर्थन या विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक सशक्त नागरिक समाज से रिक्त समाज में सदा सरकार के अधिनायकवादी हो जाने की संभावना रहती है, जो फिर नए शक्ति केंद्र एवं पदानुक्रम रचकर समाज को समतावादी मूल्यों से दूर ले जाती है। आधुनिक समय में समाज और सरकारों ने शिक्षा द्वारा समाज को परिवर्तित करने की संभावनाओं को पहचाना है। भारत सरकार द्वारा 2009 में पारित एवं 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव में आए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि अभी भी संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, किंतु इन सभी चुनौतियों का सामना अभी अपनी प्राथमिकताओं को लेकर अस्पष्ट समाज एवं सरकार द्वारा आसानी से किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सर्वसाधारण के शिक्षण द्वारा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर सर्वसाधारण के शिक्षण द्वारा ही विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर एक समतावादी समाज की स्थापना करना संभव है। अब यहाँ पर स्वच्छ भारत का सपना एक जन जागरूकता से ही संभव है। देखिए स्वच्छ भारत का सपना जन जागरूकता से ही संभव है।
मशहूर शायर देखिए, मशहूर शायर बशीर बशीर बद्र ने ठीक ही कहा है, मकान से मुझे क्या, देखिए मकान से क्या मुझे लेना, मकान तुमको मुबारक हो, मगर ये घास वाली रेशमी कालीन मेरा है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया। स्वच्छ भारत का सपना के अंदर यहाँ पे आपको देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे जन जागरूकता से ही संभव है। इसलिए कि मशहूर शायर बशीर बद्र ने ठीक ही कहा है कि मकान से मुझे क्या लेना, मकान से क्या मुझे लेना, मकान तुमको मुबारक हो, मगर ये घास वाला रेशमी कालीन मेरा है, मगर ये घास वाला रेशमी कालीन मेरा है। देखिए बड़े बड़े भवनों की दुनिया से सुकून, बड़े बड़े भवनों की दुनिया से दूर सुकून घास वाले रेशमी कालीन में ही मिलता है, परंतु आज जब हम आसपास के परिवेश पर नज़र डालते हैं तो ये रेशमी कालीन दूर दूर तक नज़र नहीं आता। देखिए यहाँ पर क्या रेशमी कालीन के, देखिए यहाँ पर क्या रेशमी कालीनों पर कूड़े के ढेर लदे हैं, रेशमी कालीनों पर कूड़े के ढेर लगे हुए, चारों तरफ भिन भिनाती मक्खियाँ हैं, सड़कों किनारे मल मूत्रों की गंदगी बिखरी हुई, कंपनियों से निकलता धुआं हमें सांस नहीं लेने दे रहा है, वाहन यहाँ देखिए क्या वाहनों की चिल्लाती आवाज़ों हमें बहरा बना रही, सुंदर जल के प्रभाव वाली पवित्र नदियों की धारा मंद पड़ गई है, क्योंकि उन देखिए यहाँ पर क्योंकि उन नदियों में हमने अपने कूड़े कचरे फेंके हैं, कंपनियों का जहरीला प्रदूषण हमारे प्राणवायु का हरण किए जा रहे हैं। भला इस प्रदूषित माहौल में हम स्वस्थ जीवन का सपना कैसे देख सकते हैं। आज बढ़ते शहरीकरण की वजह से भारत जैसे विकासशील देशों में कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। हमने अपने शहरों के पास कचरों के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। इन खतरनाक पहाड़ों की ऊंचाई और चौड़ाई में दिनों दिन इजाफा ही हो रहा है, क्योंकि देश में प्रतिदिन 1,60,000 मीट्रिक टन कचरा पैदा होता है। देश की राजधानी दिल्ली में 1950 से लेकर आज तक 12 बड़े कचरे के ढेर बनाए जा चुके हैं, जो 7 मंजिल तक ऊँचे हैं। बड़े बड़े महानगरों दूर से दिखने पर जो खूबसूरत पहाड़ से आते हैं, वे दरअसल हमारी गंदगियों की विशाल का संग्रह स्थल ही है। मुंबई का सबसे बड़ा कचरा संग्रह 110 हेक्टेयर में फैला देवनार कचरा स्थल है, जहाँ यहाँ पर 92 लाख टन कचरे का ढेर लग चुका है। दिल्ली को दुनिया में प्रदूषण की राजधानी घोषित किया जा चुका है। ऐसे में समय आ गया है कि हम स्वच्छता को लेकर जागरूक हो जाए, नहीं तो हमारी जिंदगी प्रदूषण के पर्यावरण में रख बीमारी का केंद्र बन जाएगी। देखिए जहाँ तक बात जन जागरूकता की है, तो सफाई जैसे मुद्दे को लेकर जन जागरूक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जन यानी वह समान तबका जिसे हम आम आदमी के नाम से जानते हैं। अगर स्वच्छता के प्रति कोई सबके देखिए यहाँ पर अगर स्वच्छता के प्रति कोई सबसे अधिक गैर जिम्मेदार है तो वे हैं हमारे अभिजन। देखिए वे हैं हमारे अभिजन जो कि खुद के कुलीन होने का दम पाले हुए हैं, और जो साफ़ सफाई को सबसे घटिया काम मानते हैं। वे अभिजन जिसका काम सिर्फ गंदगी फैलाना है। साफ़ सफाई जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य को हेय दृष्टि से देखने वाली सामंती मानसिकता आज भी सफाई कर्मचारियों को सम्मान देने को तैयार नहीं है। आज भी एक बड़ा तबका सरकार द्वारा गैर कानूनी घोषित किए जाने के बावजूद अपने सिर पर मैला ढोने को अभिशप्त है। देखिए हमारे समाज में साफ़ सफाई के काम को बहुत ही नीची नज़रों से देखा जाता है। आज भी यह एक जातिगत पेशा ही बना हुआ है। अपने घर की गंदगी को पड़ोस के दरवाजे पर फेंक कर हम कितना भी स्वच्छ होने का दम क्यों ना भर ले, मगर सच यही है कि यूज एंड थ्रो की इस संस्कृति में हम पूरी प्रकृति को बीमार बना रहे हैं। मन भी गंदा और आसपास का वातावरण भी। ऐसे में हमारे द्वारा स्वच्छ और सुंदर लिखने के तमाम प्रयास हमारे भरम मात्र है। देखिए विश्व सारणी के महत्वपूर्ण उपन्यास तमस में एक प्रसंग है, जहाँ सर एक मुस्लिम मोहल्ले में कुछ उच्च जाति कार्यकर्ता गांधी जी के निर्देश पर सफाई के काम पर निकलते हैं। इनमें से एक कार्यकर्ता मास्टर रामदास दिन की रोशनी में झाड़ू हाथ में लेकर साफ सफाई करना अपनी ब्राह्मण जाति की तौहीन बताता है। उसकी हिचकिचाहट और नाराजगी पर एक दूसरा कार्यकर्ता शंकर कहता है, मास्टर जी हमें प्रचार करना है, कौन सचमुच की नालियाँ साफ करनी है। शंकर के इस कथन में हम आधुनिक समाज की उन विसंगति को देख सकते हैं जहाँ प्रतीकों की राजनीति चरम पर है। देखिए समाज में हमारे मानवीय सफाई तो कर रहे हैं, जो कि एक प्रशंसनीय कदम भी है, परंतु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सफाई का यह कार्य दिखावा मात्र बनकर न रहे। विश्व बैंक एक बड़े आंकड़े के मुताबिक भारत हर साल तकरीबन $50 अरब गंदगी के एक एवज में चुकाता है। अगर गंदगी से निपटने में भारत कामयाब हो जाता तो हम प्रतिवर्ष $32.6 अरब बचाने में कामयाब हो सकेंगे। हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और गांधी जयंती ने इस कदम की शुरुआत भी हो चुकी है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के हर वर्ग में साफ सफाई के प्रति सकारात्मक बदलाव आ रहा है।
अब कहीं से देखिए, अब कहीं भी कूड़ा फेंकने से पहले हमारे हाथ थम जाते हैं और उसे कूड़ेदान में फेंकते हैं। देखिए आसपास की मलिन बस्तियों ने और मलिन बस्तियों जहाँ साफ सफाई करने वाले एक बड़ा तबका गंदगी के बीच रहने को अभिशप्त था, वहाँ भी नेताओं अभिनेताओं तथा सामान्य जनों द्वारा सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। हमें यह प्रयास करना है कि सफाई एक संस्कार बन जाए, तथा सरकार के साथ ही साथ हम भी देखिए सरकार के साथ ही साथ हम भी इस दिशा में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। साथ देखिए साफ सफाई भला किसी अच्छी नहीं लगती। एक स्वच्छ वातावरण में भी एक स्वच्छ वातावरण में ही हम स्वच्छ और समग्र रूप से विकसित जीवन का सपना देख सकते हैं। देखिए हरियाणा और उत्तराखंड के एक शादी समारोह की एक खबर प्रेरित करने वाली थी, जिसमें यह उल्लेख था कि दूल्हे को उपहार से पेड़ पौधे दिए गए हैं। दूल्हे दुल्हन ने सफाई भी की और वृक्षारोपण भी किया। ऐसे संस्कार उन शादी और समारोह और पर्वों की संस्कृति के बीच आत्मिक संतोष प्रदान कर जाते हैं, जहाँ पटाखे जलाने से लेकर बंदूक की फायरिंग तक इतना प्रदर्शन किया जाता है कि पूरा वातावरण धुएं से भर जाता है। दिवाली, होली जैसे त्योहारों पर जितना जल और वायु तक ध्वनि प्रदर्शन होता है, और जो कूड़े का ढेर लगता है वह पूरे वर्ष होने वाले प्रदर्शन से अधिक है। हम देवी देवताओं की मूर्तियों को नदियों में फेंक कर उन्हें प्रदूषित कर रहे हैं। भला नदियों का गला घोट कर हमें कौन सा मोक्ष मिलेगा? यह भी समझने का वक्त आ गया है कि सबों को नदियों में फेंक कर हम अपने नरक के द्वारा तैयार कर रहे हैं। यमुना लगभग मर चुकी है तथा गंगा भी अपनी आखिरी सांस गिन रही है, और अगर सरकार तथा जनता दोनों की तरफ से गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो वह भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। तमाम छोटी नदियाँ तो हमारे कूड़े कचरे और कल कारखानाओं के प्रदूषण द्वारा नाला बन चुकी है। देखिए अब यहाँ पर नाला बन चुकी है। अब हवाई बातों से तरह सचेत होने का समय आ गया है। देखिए अब हवाई बातों से तरह सचेत होने का समय आ गया है। सरकार द्वारा शुरू की गई है। देखिए सरकार द्वारा शुरू की गई नदी जोड़ो परियोजना तथा नमामि गंगे मिशन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, परंतु बिना जन भागीदारी के इनकी भी सफलता संदिग्ध ही है। जन भागीदारी के देखिए यहाँ पर क्या जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के जन जागरूकता ही सबसे बड़ा माध्यम है, जहाँ हम संभावित खतरों की तरफ से जन सम्मान का ध्यान खींच सके। देखिए जागरूकता फैलाने के लिए अखबार, टेलीविजन, रेडियो प्रमुख माध्यम है। स्वच्छता की जागरूकता के नुक्कड़ नाटक और जनसभाएं भी की जानी चाहिए। देखिए सरकार को इसके लिए बौद्धिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रयास करने होंगे। यहाँ तक कि करे कानून का प्रावधान भी किया जाना चाहिए, खास कर कल कारखानों द्वारा होने वाले प्रदूषण के लिए। दुनिया के कई विकसित देशों में सार्वजनिक स्तर पर गंदगी फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाता है। अमेरिका में इसके लिए $500 का अर्थदंड एवं सार्वजनिक सेवा करने का प्रावधान। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड में भी इसके लिए दंड की व्यवस्था है। सरकारों द्वारा शैक्षणिक स्तर पर ऐसे पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि स्कूली स्तर से साथ साफ सफाई के प्रति जागरूक हो सके। ज़्यादातर गंभीर बीमारियों की जड़ गंदगी ही है, जो कि हमारे खान पान से लेकर हमारे रहन सहन तक में शामिल है। देखिए ग्रामीण भारत के अधिकतर घरों में शौचालय का न होना तमाम बीमारियों का और गंदगी का प्रमुख कारण है। देखिए एक आंकड़े के अनुसार लगभग 65% ग्रामीण भारत में आज भी शौचालय नहीं है। यह समस्या सबसे अधिक महिलाओं के लिए, जिनकी यह मजबूरी है कि सूरज उजाले के पहले वह इस कार्य से निवृत्त हो रहे। ज़्यादा ग्रामीण विद्यालयों में तो लड़कियों के लिए शौचालय ही नहीं है। स्वच्छ भारत का सपना शौचालय की सुलभता से ही संभव है। अगर हमारा देश आपको स्वच्छ हुआ तो इससे ताजगी मिलेगी, ताजगी मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, पर्यटन विकास होगा, आर्थिक मुनाफा होगा, साथ ही साथ मेडिकल खर्च में भी कमी आएगी। एक विद्वान के बताने से विकास की तरफ अग्रसर किसी भी देश के लिए स्वच्छता किसी स्वतंत्रता आंदोलन से कम नहीं है। स्वच्छता की संस्कृति स्वास्थ्य को कुशल रखेगी तथा प्रकृति के सौंदर्य के साथ ही जिंदगी के सौंदर्य को भी बढ़ाएगी, जो किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी है। अब देखिए यहाँ पर क्या एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि सफाई के बाद जो कचरा निकलेगा उसका क्या होगा। इस कचरे के निस्तारण के लिए सुनियोजित तरीके से कचरा प्रबंधन देश के विकास में अपना अहम योगदान दे सकता है। इस कचरे की रिसाइकलिंग करके इसका इस्तेमाल खाद बनाने, ऊर्जा निर्माण आदि कार्यों में किया जा सकता है। कचरा कोई फेंक कर बर्बाद कर दी जाने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि एक संसाधन है। 90% कचरे को कीमती खाद में तब्दील किया जा सकता है तथा कचरे डालने के लिए
इस्तेमाल की जाने वाली भूमि को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। नगर निगम और सरकार दोनों के द्वारा इस संबंध जनता को जागरूक किए जाने की जरूरत है। देखिए गांधी जी बड़े नगरों और महानगरों के विरोधी इसलिए रहे क्योंकि ये विशाल मानव अधिवास गंदगी और प्रदूषण के केंद्र बन जाते हैं और इसी प्रदूषणकारी संस्कृति में बाल मजदूरी बने बच्चों का बीमार बचपन उन्हें अंधेरी मौत की कोठरी में डाल देता है। कुल मिलाकर गंदगी महज पर्यावरण प्रदूषण को जन्म नहीं देती बल्कि अन्य तमाम सामाजिक कुरीतियों जैसे कि आपको बाल मजदूरी, महिलाओं के साथ होने वाली शोषण जैसी तमाम समस्याओं को जन्म देती है। जिंदगी की प्राथमिकताओं में साफ सफाई को अनिवार्य मूल्य बना लेने का समय आ गया है और वह समय भी आ गया है कि स्वच्छता के कार्य को सम्मानित और गरिमा में माना जाए। देखिए हम खुद से ही अपने घर गली मोहल्लों की सफाई कर दे, जिसके लिए हम सफाई कर्मचारी पर निर्भर होते हैं। देखिए जिस तरह से हम घर को गंदगी मुक्त देखना चाहते हैं उसी तरह सड़क, गली मोहल्ले, सार्वजनिक वाहनों को भी स्वच्छ बनाने का संकल्प ले। अगर ऐसा हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब हम वास्तविक रूप से विकसित और स्वस्थ समाज में प्रवेश कर जाएंगे। अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया कि देखिए साहित्यिक विषयों से जुड़े निबंध की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए साहित्य की जिम्मेदारी है कि वह दलितों, शोषितों और वंचितों का पक्षधर हो। देखिए यहाँ पर जब कभी भी बात जंगल, नदी, पहाड़, रोटी, झोपड़ी, पेट, गरीब देश की होगी या हम यूं ही दर्ज करते रहेंगे अपने तीखे प्रतिवाद, हम यूं ही रचते रहेंगे विद्रोह की भाषा। हम अपनी जिद के ना हद तक बागी हैं। देखिए हम अपनी जिद के ना हद तक बागी हैं, हमारा देश हमारी जिद है। देखिए साहित्य का सर्जक, देखिए साहित्य का सर्जक होने के नाते विशिष्ट होने के बावजूद सबसे पहले समान नागरिक ही होता है। संवेदनशीलता एवं परिवर्तनकारी होना उसका सहज स्वभाव होता है। ऐसे में बिल्कुल स्वाभाविक है कि कोई साहित्यकार दैत्य, शोषित और वंचितों का पक्षधर हो और उससे आगे जाकर वह वैकल्पिक रास्तों तक जाने की अंत सचेतना रचता हो। इसी भावना को एक दैत्य कवि नामदेव डसाल वाणी दे रहे हैं। मुझे नहीं बसाना है अलग से स्वतंत्र द्वीप, फिर मेरी कविता तू चलती समान ढंग से आदमी के साथ उसकी उंगली पकड़कर। सत्य असत्य के संघर्ष में खो नहीं दिया मैंने खुद को। मेरी भीतरी आवाज़, मेरा सचमुच का रंग, मेरे सचमुच के शब्द, मेरे जीने को रंगों से नहीं संवेदनाओं के कैनवास पर रंगा है। देखिए दुनिया में दो तरह की शक्तियाँ हैं, सृजन की एवं विध्वंस की। सृजन की एवं विध्वंस की यहाँ देखिए क्या सृजन की और विध्वंस की। साहित्य सृजन की शक्ति देखिए यहाँ पर क्या कि साहित्य सृजन की शक्तियों एवं देखिए यहाँ पर साहित्य सृजन की शक्तियों की एक समर्थ अभिव्यक्ति है। विध्वंस की शक्तियों ने ही इस दुनिया में दलित, शोषित एवं वंचित पैदा किए। इसलिए यह स्वाभाविक है कि साहित्य दलितों, शोषितों और वंचितों का पक्षधर, पर दुर्भाग्य से ऐसा हमेशा नहीं रहा है। कभी अनजाने में, कभी जानबूझकर, कभी उदासीनता की भावना ने ऐसा होने नहीं दिया है। यदि भारत की बात की जाए तो वैदिक साहित्य एवं सर्व कल्याणकारी चेतना से युक्त है। वैदिक साहित्य सर्व कल्याणकारी चेतना से युक्त है, युक्त है। उसमें इसलिए अलग से पक्षधरता दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। वाल्मीकि जो भारत का आदि कवि माने गए तो उनका कवित्व एक कांच पक्षी के शौक को देखने के बाद जा उठा था और उनके मुंह से विषाद के साथ निषाद के लिए सांप भी फूट पड़ा। निषाद के आपको सांप भी फूट पड़ा था। देखिए माँ निषाद प्रतिष्ठाम तत्वम गम, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तत्वम गम, शाश्वती सम्मा यत्रो, देखिए यत्क्रोच मिथुनादेक मग भी। देखिए यहाँ पर यत्क्रोच मिथुनादेक मग भी काम, देखिए काम मोहितम, पर यही संवेदनशील वाल्मीकि सम्बुक, देखिए वाल्मीकि सम्बुक वध प्रकरण में बेहद सख्त बन गए हैं। निश्चय इस तरह के अंतर्विरोधों से दुनिया के हर देश का प्राचीन साहित्य भरा पड़ा है। देखिए क्योंकि तब साहित्य पर ईश्वर, राजा एवं सामंतों का यूँ कब्जा था कि उसमें वंचित, दैत्य, शोषित तत्वों के आपको स्थान निकलना दुर्लभ हुआ करता था। हमें उस ज़माने के साहित्य से इस चीज़ की ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राज दरबारों से जुड़े आम जनता की अपेक्षाओं एवं भाषाओं से दूर कभी साहित्य का प्रतिरोधी भावनाओं से परिचित ही ना थे। गैर ब्राह्मण साहित्य
साहित्य में इसके कुछ अस्फुट ऐसे स्वर मिलते हैं, पर वे पर्याप्त नहीं है। भारतीय साहित्य में भारतीय साहित्य में नाथ सिद्ध साहित्य में पहली बार दैत्य पक्षधरता के संकेत मिले, पर वे कबीर हैं जहाँ से वे परंपरा पुख्ता हुई। देखिए उनकी यही पक्षधरता कुछ जलतावादी लोगों को इतनी नागवार गुजरी कि वे पहले कबीर को कवि मानने से इनकार करते रहे। पर भारत की इस जनकवि की लोकप्रियता ही ऐसी थी कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे तो चुनौती देने के अंदाज में ललकार कर कहते थे कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। अपना घर जलाने को तत्पर लुकाठी हाथ में लेकर खड़े कबीर की देखिए अपना घर जलाने को तत्पर लुकाठी हाथ में लेकर खड़े कबीर ही तत्कालीन व्यवस्था से पूछ सकते थे कि तुम कहत बामन, हम कहत सूद, हम कहत लोह, तुम कहत दूध, हम एक बंदूक एके मलमूतर, एक शाम एक गुदा, एक जोनु में सब उत्पन्न को ब्राह्मण को सुधा। देखिए दैत्यों वंचितों एवं शोषितों के पक्ष में दृढ़ता से खड़े कबीर ही तत्कालीन सत्तासीन मुसलमानों से कह सकते थे कि काखर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। अब यहाँ देखिए क्या बहरा हुआ खुदा है। और उसी स्वर में हिंदुओं पर व्यंग कस सकते थे कि संतों पांडे निपुण कसाई, चाहे महाराज के संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम एवं नामदेव हो या दैत्य संत रैदास, इन सभी की कविता और जीवन से वंचितों शोषितों के पक्ष में थी। यहाँ तक कि विभेदकारी वर्णाश्रम व्यवस्था से प्रस्तावित हिंदी पट्टी के सबसे महान कवि मानसकार तुलसी भी अपनी लोक मंगल की भावना के प्रसिद्ध है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरप अवस्थित नरक अधिकारी। उनका मतलब तुलसी का काव्य आज भी शोषित पीड़ित जनता के मरहम का काम करता है। ऐसा मरहम कि जब भारत से बाहर लोग मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम वगैरह जाते तो मानस को सांस ले जाते, उसका पाठ ही उन्हें भारत की जड़ों से जोड़े रखता है। देखिए यहाँ पर क्या यूरोपीय पुनर्जागरण के तर्कवाद को मजबूत किया, ईश्वर एवं राजाओं के स्थान पर लघु मानव को प्रतिष्ठा दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या उसके बाद आधुनिक साहित्य एवं कलाओं का विकास और भारत में गुप्तकाल में ही प्रतिरोधी विचार जन्म लेने लगे। अब्राह्मण साहित्य उनका अब्राह्मण साहित्य उनका संकेत देता है। बौद्ध जैनियों के दीर्घकालीन प्रचार ने आखिरकार समाज में ऐसा समुदाय तैयार कर दिया जो निराकार को पूजता है। देखिए जो निराकार को पूजता था, जाति प्रथा और अस्मिता का विरोधी था। सिद्धनाथ पंथी एवं बाद के निर्गुणिया संत इन्हीं बौद्ध जैन प्रचारकों के उत्तराधिकारी थे। कट्टर ब्राह्मण धर्म से ये मत अपनी रक्षा तो नहीं कर सके, किंतु उन्होंने ऐसी अनेक संतान उत्पन्न करा दी जो ब्राह्मणवाद से आज तक युद्ध कर रही है। आज का दैत्य विमर्श उसी धारा से संबंध है। ठीक है, वस्तुतः साहित्य की जिम्मेदारियों के विमर्श पर बहस मार्क्सवाद उत्थान के बाद तेज हुई। देखिए हालांकि इस विमर्श में गैर मार्क्सवादी विचारक साहित्य भी भाग ले रहे थे। मार्क्सवाद ने घोषित रूप से पहली बार विचार दिया कि साहित्य या सामाजिक विज्ञान की जिम्मेदारी है कि वह सरबराह का साथ दे और पतनशील शक्तियाँ यानी सामंतवाद पूंजीवाद का विरोध करे। इसे प्रतिबद्धता कहा गया और इसकी मांग प्रत्येक कला के माध्यम से की गई। मार्क्सवाद के लुकाच, ग्रामशी, प्लेखनोव आदि मार्क्सवादी समीक्षकों ने इस पर जोर दिया। रूसी साहित्य में कृषि दासों विद्रोहों के साथ ही पक्षधरता पर बहस शुरू हो गई थी। महान लेखक टॉल्स्टॉय ने बहुत दुखी मन से अपने एक लेख में लिखा था, इतना लिख गया पर कुछ नहीं हुआ, दुनिया पहले से अधिक खराब ही हुई, पर फिर भी क्या हम अपने प्रयासों से दुनिया को बेहतर बनाने के बुराई शोषण के प्रतिशोध के यह रास्ता छोड़कर रास्ता नहीं है। अन्य इस दुनिया में इस कदर व्याप्त है जैसे समुद्र में नमक, पर समुद्र सुखाने का अनर्थक
प्रयास रूसी साहित्य ने किया है। टॉलस्टॉय ने पुनरुत्थान, युद्ध और शांति जैसे ग्रंथों अपने निबंध में इसका संकेत दिया तो मैक्सिम गोर्की ने मान लिखकर जैसे दुनिया भर के क्रांतिजीवियों को एक बीज मंत्र ही दे दिया। उनकी आत्मकथा वंचितों के लिए प्रेरणा देने वाली अमृत कथाएं ही है। मेरे विश्वविद्यालय में जीवन की राहों पर जैसी उनकी कृतियाँ जनपक्षधरता के दस्तावेज है। देखिए उसका देखिए दोस्तोयेवस्की के लेखन में भी आपको वंचित वर्ग के प्रति सहानुभूति झलकती है। देखिए उनके महान उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट, द इडियट एवं करामाजो ब्रदर्स में यह तथ्य देखे जा सकते हैं। द इडियट में उन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे आदमी की खोज की और अंत में पाया कि वह सबसे अच्छा आदमी जरूर इडियट यानी बोरम या महामूर्ख ही होगा, क्योंकि इस अनुपम में कुल संसार में अच्छाई हमेशा संदिग्ध एवं भेदभाव की चीज़ है। संदिग्ध एवं बेभाव की चीज़ रहती है। मुखौटे देखिए यहाँ पर क्या मुखौटा कृत्रिमता, बड़बोरेपन, आत्म प्रदर्शन ही सभ्यता की निशानी है। ऐसे में अंतिम आदमी की फिक्र किसी हो सकती है। मिखाइल स्लोकोव जिसकी महान कृति धीरे बहुदोनरे को नोबेल साहित्य पुरस्कार समेत किया गया, जनपक्षधर साहित्यकारों में अन्यतम थे। रूसी क्रांति के पश्चात जब सोवियत सत्ता ने घोषित रूप से जनपक्षधर नीतियों पर आगे बढ़ने की घोषणा की तो इस तरह का विपुल देखिए आप इस तरह का विपुल साहित्य रचा गया। लेकिन जन प्रचार एवं पूंजीवाद के विरोध के नाम पर अधिकांशतः प्रचार साहित्य सामने आया। फिर भी असली इंसान जैसी कुछ शानदार रचनाएं भी सामने आई। जर्मनी, ब्रिटेन एवं फ्रांस में जहाँ औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी में आकर ले चुकी थी। देखिए जर्मनी, ब्रिटेन एवं फ्रांस में जहाँ औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी में आकर ले चुकी थी 19वीं सदी में आकार ले चुकी थी, वहाँ विषमता की बुरी चेतना भी सबसे ज़्यादा थी। देखिए पेरिस एवं लंदन दुनिया भर के साहित्यकारों, कलाकार एवं प्रतिरोध के कार्यकर्ताओं के अड्डे भी थे। चार्ल्स डिकिन, देखिए यहाँ पर क्या चार्ल्स डिकिन ने अपनी रचनाओं में औद्योगिक क्रांति के बाद उपजी विडंबनापूर्ण स्थितियों एवं वंचितों की नायक की स्थिति को बहुत ही संवेदनशीलता में से उठाया। देखिए आ टेल ऑफ द टू सिटीज और हार्ड टाइम्स इस सिलसिले में पठनीय है। जॉर्ज बर्नार्ड औद्योगिक क्रांति के पतनशील शक्तियों के खिलाफ उन्होंने समाजवादी व्यवस्था के प्रति निष्ठा जताई। देखिए मैन एंड सुपरमैन इस मामले में अद्भुत कृति है। सामाजिक विज्ञानों में तो यह स्वर और गहरा था जो प्रोफेसर हार्वर्ड लॉस ने प्रतिरोधी जमात को अपने तर्कों से मजबूती दी। हार्वर्ड फास्ट की कृति गुलाम स्पार्टकस आदि विद्रोही जो रोम समाज के विरुद्ध रोमन दासों के नेता स्पार्टकस के विद्रोह की कहानी थी। विषमता के विरुद्ध वंचितों के प्रतिरोध की प्रतीक बन गई। बल्कि फ्रांस में आपको बाल्जाक ने किसान लिखकर सामंती उत्पीड़न के तरे करारे किसानों की समस्याओं को उठाए तो स्तंभधार पूरी वंचित पीढ़ी की पीड़ा को स्वर देने वाली महान रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। विक्टर हुगो, रोमियो रोला, जिया पाल सार्त्र और फ्रेज काफर ने अपने ढंग से वंचितों के प्रतिरोध को स्वर दिया। देखिए काफा की कहानी पीड़ितों घनीभूत पीड़ा की साकार अभिव्यक्ति है। हिटलर ने आपको गेस्टापो के उदय के बहुत पहले ही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कहानी मेटामॉर्फोसिस लिखी थी, जो एक आधिकारिक सत्ता में पीसते वंचितों की बहुत ही दर्दनाक दास्तान है। देखिए काफका का मानना था कि लेखन एक गंभीर, धैर्यशील एवं जिम्मेदारी भरा कार्य है। यह करातीत है पर त्वरित प्राप्ति के लिए संघर्षशील लेखकों में धैर्य कहाँ। जर्मन कवि बार्टोल अपनी प्रतिरोध की लोकधर्मी कविता के लिए विश्वविख्यात है। देखिए यहाँ पर क्या हुए मूलतः नाटककार है, पर उनकी कविता एवं नाटक एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रेख्त ने उस समय प्रतिरोधी लेखन किया जिस समय फांसीवाद नाजीवाद अपने चरम पर था। स्पेन से लेकर जर्मनी तक प्रतिरोध के एक विश्व को तुरंत समाप्त कर दिया जाता था। और उनकी कविताओं में आपको युद्ध विरोध मानवता की एक प्रमुख मांग के रूप में आता था, क्योंकि अंत वंचित ही उसके शिकार होते थे। देखिए ब्रेख्त के लिए युद्ध मनुष्य को ही नष्ट नहीं करता, बल्कि हमारे संसाधनों को ध्वस्त करता है। इसका गहरा असर गरीब आदमी के जीवन पर पड़ता है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, श्रम तथा मानवीय मूल्य भी नष्ट होते हैं। ब्रेख्त कहते हैं पिछला युद्ध जब खत्म हुआ तब कुछ विजेता बने और कुछ विजितों के बीच आम आदमी भूखों मरा।
विजेताओं के बीच भी वह मरा भूखा ही। देखिए यहाँ पर क्या महान अमेरिकी कवि, देखिए महान अमेरिकी कवि विटमैन अपने कविता संग्रह लिव्स ऑफ ग्राम में मानव समता एवं विश्व बंधुत्व का उद्घोष किया। नाजिम हिकमत, गुंटर ग्राम, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, पाब्लो नेरुदा, नादिन गॉर्डिमर, अर्नेस्टा कार्डनर, यहूदा, देखिए यहाँ पर यहूदा आमिखाई, महमूद दरवेश जैसे तमाम व्यक्ति के साहित्यकार ने प्रतिरोध के साहित्य को नई ऊंचाई दी है। स्टीन, देखिए यहाँ पर टीन ड्रम के महान लेखक गुंटर ग्राम, यहाँ पे देखिए क्या गुंटर ग्राम ने भी जो कहा जाना चाहिए कि कविता लिखकर ईरान एवं इजराइल के मुद्दे पर समाजवादी देशों के लोग शोषणकारी व्यवहार को रेखांकित कर लेटिन अमेरिका और अफ्रीका समाजवाद एवं उपनिवेशवाद, अतिरिक्त रंगभेद, मूल निवासियों के नरसंहार एवं सभ्यताओं के विनाश सर्वाधिक प्रभावित रहे। देखिए सभ्यताओं के विनाश से सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं। उसी अनुपात में महान प्रतिरोधी लेखन का भी जन्म हुआ। वस्तुतः रॉमसन का रियल लाइफ जस्ट बिगन, आई एम गोइंग होम अपने आप में एक महान जन पक्षधर गीत है जो पॉल रॉबिन्सन की उम्मीद जगाती है, उम्मीद जगाती आवाज़ के कारण अमर हो गया। देखिए हमारे देश में प्रगतिशील एवं जन पक्षधर लेखन की एक महान परंपरा रही है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य का देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। आजीवन वंचितों के पक्ष में लिखते हुए उन्होंने गोदान, सदगति, कफन जैसी महान रचनाएं की। उनकी रचनाएं गरीबी एवं दीनता की कहानी कहती है। वे आम भारतीय रचनाकार थे। उनकी रचनाओं में ऐसे नायक हुए जिसे भारतीय समाज अछूत और घृणित समझता था। उन्होंने साहित्य के लिए एक मानदंड स्थापित किया। लेखक स्वभाव से प्रगतिशील होता है और जो ऐसा नहीं है वह लेखक नहीं है। अपनी जन पक्षधरता एवं युग प्रवर्तक दृष्टि के कारण वे आज भी हिंदी के ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े साहित्यकारों में से एक है। देखिए यहाँ पे हिंदी साहित्य में आपको क्या हिंदी यहाँ पे जो कहा गया, देखिए हिंदी साहित्य में आपको मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन, निराला, पंथ से लेकर उदय प्रकाश तक जन पक्षधरता की एक निरंतर प्रभावमान धारा रही है। मुक्तिबोध दलितों वंचितों एवं शोषितों की दशा से निराश है। वे स्वयं को कोसते हैं कि वे उस कदर हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे जैसा होना चाहिए था, पर आश्वासन है कि हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्म, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्रावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, हमारे हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। क्रांतिकारी कवि, देखिए क्रांतिकारी कवि वरवर राव कहते हैं कि सपना कभी अकेला नहीं आता, व्यथाओं को सो जाना होता है। प्रगतिशील कवि केदारनाथ अग्रवाल वंचितों के प्रति समर्पित साहित्य को भी वास्तविक मानते हैं। वे कहते हैं यह अन्याय, यह विषमता, यह अदमन देखकर कौन सी संवेदनशील आंख में नींद आ सकती है। बंगला भाषी क्रांतिकारी लेखिका महाश्वेता देवी का पूरा जीवन एवं साहित्य जन पक्षधरता की मिसाल है। उन्होंने अगीन गर्भ, जंगल के दावेदार और 1084 की माँ जैसी महान कृतियाँ दी। बंगला भाषी नवारून भट्टाचार्य भी क्रांतिकारी कवि हैं। वे अन्याय के प्रतिरोध के हामी हैं और उन्हीं की तरह पंजाब के महान कवि पास लिखते हैं सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तब का सब कुछ सहन कर जाना। देखिए इस धरती पर सबसे अधिक वंचित, दलित एवं शोषित का है एक स्त्री। देखिए इस धरती पर सबसे अधिक वंचित, दलित एवं शोषित है एक स्त्री। वस्तु जो स्वयं दूसरे से दमित है वह भी स्त्री को दमित करना चाहता है। इस संदर्भ में भारत में स्त्री पक्ष का लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। इस हिंदी महादेवी वर्मा से लेकर कृष्णा सोमती, मंडू भंडारी, ममता कलिया, मृदुला गर्ग तथा प्रभा खेतान, उषा प्रियंदा, पद्मा, देखिए यहाँ पर क्या पद्मा सचदेवा, देखिए डोंगरी, कमलादास, अंग्रेजी, निर्मला पुतुर, संथाई द्वारा एक विशाल स्त्री प्रतिरोध का साहित्य भारत में रचा गया। संथाई प्रसिद्ध कवित्री निर्मला पुतुर ने पूछती है तन के भूगोल से पर एक स्त्री के मन की गांठों खोलकर कभी पढ़ा है तुमने, उसके भीतर खोलता इतिहास। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार के प्रभाव में और गैर ब्राह्मण साहित्य की महान निरंतर प्रभावमान धारा की पृष्ठभूमि भारत में दलित साहित्य की धारा का विकास हुआ। हालांकि कई पूर्वाग्रह भी इस धारा के साथ जुड़े थे। क्या देखिए यह था केवल
यहाँ पे क्या कि यथा केवल इसमें यह कहा गया यथा केवल देखिए यहाँ पर क्या यथा केवल केवल दैत्य जाति में पैदा हुआ व्यक्ति ही दैत्य साहित्य रह सकता है, ऐसा कहा गया। प्रेमचंद जैसे महान जनपक्षदार साहित्य को देखिए जनपक्षदार साहित्यकार को सामंत का मुंशी बना दिया गया। महाराष्ट्र में धारा सबसे मजबूत थी, जहाँ शरण कुमार लिबरारे दया पवार एवं नामदेव दासार जैसे स्थलीय लेखक हुए। दया पवार के अछूत दैत्य साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर है। लिम्बाले का अक्कर मासी भी इसी स्तर का है। ऐसा ही मील का पत्थर गढ़ा है। हिंदी में तुलसीराम ने मुर्दिया से ओम प्रकाश वाल्मीकि मोहनदास नेमिस राय हिंदी दिनेश कुमार माली ओडिशा जैसे लेखक विदैत साहित्य महत्वपूर्ण रहे हैं। वस्तुतः दैत्य हो या स्त्री, देखिए किसान हो या मजदूर, दुनिया भर में उनका शोषण जारी है, साथ ही जारी है और उनका प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध को मुख्य स्वर साहित्य ही देता है कि क्योंकि वह जानता है कि इस क्रूर संसार में कोई दमन आखिरी नहीं होता। यदि आज आप तटस्थ हैं तो उदासीन हैं, तो कल आपकी भी बारी आनी है। इस बात को कभी मार्टिन निमोलर को चेताते हुए कहते हैं। पहले वो आए सामवादियों के लिए और चुप रहा क्योंकि मैं सामवादी नहीं था। फिर वो आए मजदूर संधियों के लिए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं मजदूर संधि नहीं था। फिर वो यहूदियों के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो आए मेरे लिए और तब तक बोलने के लिए कोई बचा ही नहीं था। फिर आपको देखिए निंदक नियरे रखिए। देखिए यहाँ पर निंदक नियरे रखिए, आपको पूछा गया था निंदक नियरे रखिए। देखिए विषय में प्रस्तुत पंक्तियाँ 14वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध संत कवि कबीरदास के दोहे से उदित है। कबीरदास उन चुनिंदा कवियों में शुमार है जिनकी कविताएं संपूर्ण जीवन दर्शन को प्रस्तुत करती है। यदि पूरे दोहों को देखें तो कुछ इस प्रकार है। क्या निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। देखिए निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ पे खास बात जो कहा गया कि देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ पे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। देखिए अब दोहे के अर्थ को समझा जाए तो स्पष्ट कि इसके माध्यम से हमारे जीवन अवस्था या निंदा के महत्व को समझाया गया है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें अपने निंदकों से दूरी नहीं बनानी चाहिए, अपितु यदि वो हमारे आसपास रहे। देखिए यहाँ पे यदि वो हमारे आसपास रहे तो ही लाभ है। जिस प्रकार साबुन एवं पानी के द्वारा हम अपने तन को स्वच्छ रखते हैं, ठीक उसी प्रकार निंदा हमें हमारे भीतर की कमजोरियों, नकारात्मकता तथा गलतियों को जानने एवं समझने का अवसर देती है, जिन्हें सुधार कर हम और अधिक विचारवान, सामर्थ्यवान एवं तेजवान व्यक्ति बन सकते हैं। इस प्रकार आलोचना हमारे व्यक्तित्व में अधिक निखार लाने के लिए एक आवश्यक तत्व है। यही कारण है कि कबीरदास जी ने निंदक को समीप रखने की वकालत की है। अब एक तरफ यह एक स्थापित सत्य है कि हमारे व्यक्तित्व के गुण दोष के रचनात्मक समीक्षा सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। दूसरी तरफ यह भी एक बड़ा सत्य है कि आलोचना या निंदा किसी भी मनुष्य को कर्णप्रिय नहीं होती। और ऐसी पूर्ण संभावना रहती है कि जो व्यक्ति हमारी आलोचना करे उससे हमारा संबंध मधुर ना रह जाए। शायद यही कारण है कि हमारे आसपास के ज़्यादातर लोग आलोचना की वजह झूठी तारीफ ही करना पसंद करते हैं ताकि संबंध मधुर बना रहे। कुछ महानुभावों का तो यहाँ तक मानना है कि ऐसा सत्य ना कहे जो अप्रिय हो। अतः ऐसा कोई व्यक्ति जो हम पर निर्भर हो या जिसका हित हम में निहित हो, वे हमारी आलोचना कतई नहीं करता, अपितु झूठी तारीफ का ही मार्ग सुनता है। इसी कारण वर्तमान समय अधिकांश व्यक्तियों को दोष रहित होने एवं सर्वगुण संपन्न होने का भ्रम पकड़ लेता है। यही भ्रम धीरे धीरे मिथ्या अभिमान एवं अहंकार में परिणत हो जाता है। परिणत हो जाता है, जिससे हमारे भीतर सुधार की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए निसंदेह हमारे जीवन में कुछ प्रखर आलोचक का होना आवश्यक है। अब यक्ष प्रश्न यह है कि निंदा या आलोचना किस प्रकार की होनी चाहिए। एक आदर्श आलोचक कौन हो सकता है क्योंकि यदि अनावश्यक अथवा झूठी प्रशंसा हमारे भीतर अभिमान जगा सकती है तो फिर यह भी संभावना है कि अचानक निंदा हमें तो अनावश्यक, यह भी संभावना है कि तो अनावश्यक
तो अनावश्यक निंदा हमें हतोत्साहित भी कर सकती है। यदि निंदा किसी द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिशोध या निहित स्वार्थ से वशीभूत होकर की जाए तो ऐसी निंदा भी महत्वहीन है। निंदा का उद्देश्य सुधार होना देखिए निंदा का उद्देश्य सुधार होना चाहिए। फिर चाहे वह किसी व्यक्ति विशेष के भीतर लाना हो या फिर समाज के भीतर। देखिए आलोचना का स्वरूप एवं उद्देश्य कैसा होना चाहिए तदनुसार क्या भिन्न परिणाम होते हैं इसको हम इतिहास के ही दो उदाहरणों से समझने का प्रयास करते। एक तो स्वयं कबीरदास ही है। आलोचक कैसा होता, आलोचना कैसी हो, इसका कबीर से श्रेष्ठ उदाहरण नहीं मिल सकता। वे अपने समय व्याप्त सामाजिक कृत्यों, धार्मिक आडम्बर आदि की तीक्ष्ण निंदा करते हैं। निंदा करते हैं। वह किसी व्यक्ति प्रहार करने के बजाय समाज की कुप्रथाओं प्रहार करते हैं। इस क्रम में वह पूर्ण तटस्थता इस देखिए बहुत अच्छा लाइन था। इस लाइन का बोलने में आप यूज कर सकते हैं कि हमें किसी व्यक्ति प्रहार नहीं या किसी व्यक्ति को गाली गलौज नहीं, मारता पीटा नहीं। मैं समाज की प्रथाओं को, समाज की जो गंदी मानसिकता होता है, जो उसके विचारों को मानता, व्यक्ति के गंदे विचारों को मानता, ऐसे होना चाहिए हमारा। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक तो स्वयं का देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है आपकी। यदि निंदा किसी द्वेष से यहाँ पर देखिए अब एक खास बात देखिए यहाँ पर क्या कि उसके भिन्न परिणाम देखिए क्या हम इतिहास के यूँ ही देखिए एक मिनट फिर चाहे वो किसी भी व्यक्ति विशेष के भीतर लाना या फिर समाज के भीतर। अब आलोचना का स्वरूप एवं उद्देश्य कैसा होना चाहिए तदनुसार उसके क्या भिन्न परिणाम होते हैं। इसको हम इतिहास के ही दो उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं। एक तो स्वयं कबीरदास ही है। आलोचक कैसा होता है, आलोचना कैसी हो, इसका कबीर को उदाहरणों से समझने का प्रयास करते। एक तो स्वयं कबीरदास भी हैं। आलोचक कैसा हो अर्थात आलोचना देखिए आलोचक कैसी हो, इसका कबीर से श्रेष्ठ उदाहरण नहीं मिल सकता। वे अपने समय में व्याप्त सामाजिक कृत्य, धार्मिक आडम्बर आदि की तीक्ष्ण निंदा करते हैं। देखिए वह किसी व्यक्ति का प्रहार करने के बजाय समाज की कुप्रथाओं प्रहार करते हैं। इस क्रम में वह पूर्ण तटस्थ भी बरतते हैं। यदि वह हिंदू संप्रदाय की मूर्ति या पूजा पद्धति प्रयोग करते तो इस्लाम के ऊपर भी उतना ही प्रहार करते हैं। वह जाति व्यवस्था के विरुद्ध भी बोलते हैं। तब उनकी आलोचना की सबसे उत्तम बात है कि वह तर्क पर आधारित होती है। देखिए वह तर्क पर आधारित होती है। ऐसा प्रखर तर्क देखिए यहाँ पर जिसके देखिए यहाँ पर क्या जिसके समक्ष रूढ़िवाद धराशायी हो जाता है। इस करीब अनुदाहरण महाभारत काल से जब शिशुपाल श्री कृष्ण को खरी कोटि सुनाता है तब श्री कृष्ण पर व्यक्तिगत आक्षेप करता है कि उसकी निंदा करता है। तब उनकी निंदा करता कृष्ण कुछ समय तक उसकी निंदा से भरे कपोल कल्पित आक्षेपों को सुनते हैं। तत्पश्चात उसका वध करते हैं। उपयुक्त दोनों उदाहरण यह बताते हैं कि कौन सी निंदा सार्थक है, उपयोगी है तथा उसको हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए या नहीं। कबीर आज भी प्रासंगिक है क्योंकि उनकी आलोचना का उद्देश्य पवित्र था। वह एक समतामूलक समाज निर्माण के आकांक्षी तथा उन्होंने उस मार्ग में आने वाली बाधाओं की आलोचना की। उनकी आलोचना राग, द्वेष, भेदभाव, स्वार्थ, प्रतिशोध इत्यादि की भावनाओं से परे थी। जबकि द्वितीय उदाहरण में निंदा का आधार ही प्रतिशोध, ईर्ष्या एवं द्वेष है। अतः ऐसी निंदकों से दूरी बनाने एवं उन्हें सबक सिखाने की सीख तो स्वयं कृष्ण भी दे रहे हैं। अगर वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक ढांचों को अपनाया है। लोकतंत्र की अवधारणा स्वयं में निंदक ने रखिए के दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। लोकतंत्र में सभी के पास अभिव्यक्ति का अधिकार है। भारत जैसे राष्ट्र में तो यह संविधान प्रदत्त मूलभूत अधिकारों में से एक है। हम निर्भीकता से किसी व्यवहार, विचार, सामाजिक प्रचलन अथवा सरकारी नीति इत्यादि से अपनी सहमति असहमति जता सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखें तो मूलभूत अधिकारों की श्रेणी में होने के बावजूद भी विरोधी
असहमति के स्वर नकारात्मक दिशा में न चले जाएं, उसका बखूबी ध्यान रखा गया है। देखिए, जिस संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है, उसी संविधान ने हमें इस पर युक्तिसंगत प्रतिबंध के भी प्रावधान है। अतः हमारे संविधान निर्माताओं ने भी अति सर्वत्र वर्जित के सिद्धांत का रूपांतरण किया है। असहमति के तीक्ष्ण अथवा प्रखर अभिव्यक्ति को निंदा कार्य। देखिए यहाँ पर असहमति के तीक्ष्ण अथवा प्रखर अभिव्यक्ति को ही निंदा कार्य होता है। इसलिए यह बात सुस्पष्ट है कि निंदा की भी लक्ष्मण रेखा है। फिर देखिए यहाँ पर अब जा इसी विषय को अपनी संसदीय प्रणाली से संबंध स्थापित करके देखते हैं। संसदीय प्रणाली में हर कानून का निर्माण संसद के द्वारा होता है। वहाँ जहाँ हर विषय पर खुली बहस होती है, विपक्ष सरकार की नीतियों की निंदा कर सकता है। सत्ता संतुलन बना रहे इस उद्देश्य हमारे यहाँ किसी प्रकार का कानून संसद से बहुमत द्वारा पारित होकर ही बन सकता है। संविधान देखिए यहाँ पर क्या संविधान संशोधन इत्यादि की स्थिति में आंकड़ा 2/3 बना होना चाहिए। अब ऐसी अवस्था में किस विषय या नीति की निंदा करनी चाहिए या किसका समर्थन करना है, इसको लेकर नैतिक जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि किसी विषय पर संसद सदस्यों विरोध या समर्थन से सीधे राष्ट्र का विकास जुड़ा हुआ है। गलत समर्थन या गलत विरोध शायद राष्ट्र के विकास का अवरोधक हो सकता है। अतः यदि इस आयाम से देखें तो निंदा एक अत्यंत संवेदनशील कार्य भी है। फिर देखिए यहाँ पर क्या आज के दौर में निंदा स्तुति राजनीति का अभिन्न अंग बन गया है। निंदा स्तुति के मापक भी बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में यह तय करना अत्यंत कठिन है कि किस आलोचक को स्वयं से आत्मसात कर सुधारात्मक कदम उठाया जाए ताकि अनावश्यक समझ उसकी तरफ ध्यान भी ना दे किसी अनावश्यक समझ उसकी तरफ ध्यान भी ना दिया जाए। उपयुक्त सभी दृष्टांतों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि श्रेष्ठ आलोचना के लिए श्रेष्ठ आलोचनाओं के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निंदा किसकी की जा सकती है। जिस चीज़ की आलोचना की जा रही है उसका प्रभाव क्षेत्र क्या है, क्या आप किसी व्यक्तिगत व्यवहार की निंदा कर रहे हैं, किसी सामाजिक प्रचलन की निंदा कर रहे हैं या किसी वैचारिक नीति की। यदि हमें किसी के व्यक्तिगत व्यवहार की आलोचना करनी है तो प्रथम यह तय करना चाहिए कि वह किस नाते उसकी आलोचना की जा रही है। क्या उसके व्यवहार का प्रभाव इतना व्यापक है एक नारी के रूप में कोई उससे प्रभावित हो रहा है या फिर उस व्यक्ति के साथ हमारे ऐसे संबंध जुड़े हैं कि उसके सही गलत कार्यों पर प्रतिक्रिया देना हम अपना नैतिक धर्म समझते थे। कि वहाँ यहाँ इस प्रकार की सावधानी ही अब यहाँ देखिए यहाँ इस प्रकार की सावधानी की आवश्यकता इसलिए भी है कि व्यक्तिगत निंदा करते हुए इनकी पूरी संभावना यहाँ पर क्या आलोचना की उसका प्रभाव इसमें फिर देखिए इसकी पूरी संभावना बनी रहती है कि निंदा करने वाला उस व्यक्ति की निजता का अधिकार का हनन ना कर बैठे या फिर सामने वाले व्यक्ति इससे अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा पर आघात ना समझ बैठे। इस संदर्भ में मित्रवत निंदक ही सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से हमारी भलाई की भावना रखता हो। इस श्रेणी में माता पिता गुरु एवं कुछ घनिष्ठ मित्र आ सकते हैं। कुछ घनिष्ठ मित्र आ सकते हैं। कुछ घनिष्ठ मित्र आ सकते। ठीक उसी प्रकार यदि हम किसी विचारधारा या राष्ट्रीय नीति को आलोचना कर रहे हैं तो वैसा इस बात की दे कि राष्ट्रीय सर्वोपरि होकर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वैचारिक या राजनीतिक भिन्नताएं हमारी निंदा का आधार बनी हो। इसके अलावा यह भी ध्यान रखिए आलोचना तर्क के आधार पर हो तो सामने वाले पक्ष को दृष्टिपात करने हेतु विवश कर दें। अब यहाँ देखिए क्या कि विवश कर दे। कुल मिलाकर जिस निंदक को कबीर का दर्शन प्रधानता प्रदान करता है वह एक ऐसा निंदक होना चाहिए जो निस्वार्थ भाव से सुधार का ध्येय लेकर अकाट एवं सटीक तर्कों के आधार पर कमियों को उजागर करता हो। इतना ही नहीं, यदि वह किसी चीज़ की भर्त्सना करता है तो उसे श्रेष्ठ विकल्प भी सुझाएं ताकि समस्या का प्रभावी निष्पादन हो सके। जिस निंदक आलोचक में सारे गुण विद्वान हो निश्चित ही उसका सम्मान होनी
होनी चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर क्या, अगर इस विषय को थोड़ा गूढ़ता से समझने का प्रयास करें तो एक आयाम आत्म अवलोकन अथवा स्व आलोचना का निकल कर भी सामने आता है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति चाहे तो स्वयं का सबसे विश्लेषण कर सकता है, पर हमारे गर्भ की छद्म अनुभूति देखिए अनुभूति देखिए यहाँ पर क्या अनुभूति हमें ऐसा करने से रोकती है। अगर हमने स्वचेतना के माध्यम से अहंकार जैसी भावनाओं का शासन कर लिया तो समस्या तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आत्म आलोचना की आवश्यकता है। अगर कबीर के दर्शन के स्तर अगर कबीर के दर्शन के अगर कबीर के दर्शन के स्तर अगर कबीर के दर्शन के स्तर देखिए, अगर कबीर के दर्शन के स्तर को देखा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि वह इंगित कर रहे हो कि अपनी आत्मा को जगा के रखना चाहिए, ताकि हमारे ताकि हमारे गुण दोष की सही समीक्षा हो सके। जो कार्य बाह्य निंदा संभव नहीं हो वो अंतमन की आवाज़ संभव कर सकती है। अतः कबीर अपवित्र आत्मा रूपी निंदा की बात कर सकते हैं। इससे बेहतर समझने के लिए हमें उनके एक अनदोहिक उदाहरण ले सकते हैं। बुरा जो देखन में चला, देखिए बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा देखिए जो मन खोजा आप ना मुझसा बुरा ना कोई। देखिए बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोज आपना मुझसे बुरा ना कोई। इसमें तो कबीर सीधे साधे स्वयं के अवगुणों की तरफ संकेत कर ले। अतः निंदक नियर रखिए से आत्मा रूपी पवित्र निंदक की तरफ संकेत दिखता है, जो संभवतः इस दोहे का सबसे बड़ा प्रतीक है। देखिए अंततः गोत्वा सार यह है कि हमारे गुण दोष की संतुलित समीक्षा होनी ही चाहिए। चाहे बाएं तत्वों से या आत्म अवलोकन के द्वारा दुर्गुणों का परित्याग एवं सद्गुणों का परिष्कृत कर दुर्गुणों का परित्याग एवं सद्गुणों का परिष्कृत कर ही समग्र मानव जाति का उत्थान संभव है। और यही निंदा अथवा स्तुति का अंतिम लक्ष्य भी होना चाहिए। अब देखिए साहित्य में लोक मंगल की भावना का औचित्य, यहाँ जो कहा गया साहित्य में लोक मंगल की भावना का औचित्य एवं महत्व की बात यहाँ पर की गई है। यह बात वर्षों पुराने के साहित्य में लोक मंगल हो या लोक रंजन को लेकर भी खूब साहित्य रचा गया, जिसे आमतौर बाजार की मांग पर लिखा जाता है और उसे बाजारू साहित्य कहा जाता है। देखिए मगर जो साहित्य अमर हुआ वो लोक मंगल की भावना से नहीं लिखा गया। लोक मंगल में यथार्थ भी होगा और वह साहित्य स्वउद्देश्य लिखा गया भी होगा। दुनिया के सारे मिथकीय है साहित्य जिन्हें धर्मग्रंथ अथवा पुराण कह सकते हैं, में साहित्य की उड़ान के जरिए ही उस समय की स्थितियों और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन हुआ है। साहित्य के बारे में देखिए, साहित्य के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि साहित्य अपने समाज का दर्पण होता है। इसलिए यहाँ पर क्या इसलिए देखिए यहाँ पर देखिए क्या कि इसलिए हम पुराकालीन समाज को बहुत कुछ उस समय के मिथकीय पुराणों से समझा पाते हैं। इस मिथकीय पुराणों रचनाकार की काल्पनिक उड़ान भी खूब होती है। लेकिन मनुष्य कल्पना तो उसी समाज में निकलेगा जिसमें वह रह रहा है। इसलिए वह उसमें कुछ अलौकिक घटनाओं को वर्णन तो कर सकता है, मगर हवा में उड़ान नहीं भर सकता। जो लोग कल्पना को सिरे से खारिज कर देते हैं वह दरअसल साहित्य की मूल भावना नहीं समझ पाते। जिन पुराने ग्रंथों को मानव सभ्यता का इतिहास समझा जाता है उसमें ग्रीक और सीरियाई पुराण तथा भारतीय मिथकीय साहित्य है। हम वेद एवं उपनिषद की भावना को खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें केवल धार्मिक रीति रिवाज नहीं बल्कि उस समय के मनुष्य की जिज्ञासाओं का हल भी है। देखिए यहाँ पर क्या मानव कम्युनिस्ट विचार के फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक परिवार निजी संपत्ति और राज का उदय में ग्रीक पुराणों को मानव सभ्यता के क्रम से विकास आधार बनाया और लिखा है कि तत्कालीन समाज में की व्याख्या को बस इतिहास के विकास के संदर्भ में देखा जा सकता है। उसे आज की सभ्यता अथवा नैतिकता जोड़ने का मतलब होगा कि आपके दिमाग में अश्लीलता भरी है। यह सत्य भी है कि जो पहले लोक मंगल था वो आज नहीं है। देखिए उस समय लोक मंगल के मापदंड अलग थे, इसलिए कोई रामायण या महाभारत पर का आज उसे लोक मंगल से लोक मंगल जो है तो मुक्तता ही कही जाएगी। हर समय और हर समाज की अपनी नैतिक परिभाषा और नीति संगत उद्देश्य होते हुए क्रमवार बदला करते हैं। इसलिए मान कर चलना चाहिए कि एक साहित्य जो एक समय में जिस लोक मंगल की भावना से लिखा गया था वह तो लोक लिखा गया हो सकता है कि वो आने वाले समय में वह लोक मंगल नहीं रहे। कोई भी अपरिभाषा का अतीत नहीं होती, वह बदला करती है। इसलिए साहित्य के अपने लोक
मंगल भी बदला करते हैं। लोक मंगल भी आपको बदला करते, यहाँ तक कि मध्यकाल में लिखे गए काव्य भी आज जस के तस लोक मंगल की भावना को प्रकट नहीं करते, क्योंकि इस बीच देखिए क्योंकि इस बीच काफ़ी कुछ बदल गया है। समाज के नियम कायदे बदले और नेतृत्व के मापदंड भी एक जमाने में बाबू देवकी नंदन खन्नी के उस उपन्यास भूतनाथ और चंद्रकांता पर लोग उन पर टूट पड़े थे, और कईयों ने इन उपन्यासों को पढ़ने के वास्ते हिंदी सीखी। देखिए इनमें लोक मंगल भी है और लोक रंजन भी है, मगर उस समय की भावना थी जब जंगल विस्मित हो चुके थे, और जंगल का मतलब वृक्ष काट कर जमीनियों को खेती के लायक बनाना था। तब जंगल के बारे में कई किस्म की अद्वितीय धारणाएं थी, और उनका विस्तार इन उपन्यासों में देखने को मिलता है। 20वीं सदी के साहित्यकारों में प्रेमचंद शायर। देखिए यहाँ पर क्या कि प्रेमचंद शायर अपने शायर पहली बार लोक मंगल को अपने उपन्यासों का आधार बनाते हैं। उनके सारे उपन्यास सो उद्देश्य लिखे गए हैं। इसकी दो वजह हैं। एक तो प्रेमचंद स्वयं में आर्य समाजी नैतिकता के कायल थे। दूसरे धीरे धीरे उनमें राजनीतिक चेतना जागृत हुई, और वही प्रेमचंद रंगभूमि में अलग रूप से सामने आते हैं, जो गोदान की में उनका स्वरूप अलग है। लेकिन शायद धीरे धीरे आर्य समाजी नैतिकता एवं गांधी जी की अहिंसा असहयोग आदि से उनका मोह भंग होता गया। मगर अंग्रेजी उपन्यास देखिए, मगर अंग्रेजी उपन्यासकारों में हम मुल्क राज आनंद में यही चेतना 1930-1940 के दशक में पाते हैं। मुल्क राज आनंद का मशहूर उपन्यास कुली, अछूत और द स्क्वायर एंड द सीकर में वे न सिर्फ तत्कालीन एवं सामाजिक नैतिकता से बाहर हो चुके हैं, वरन गांधी जी का सहयोग और अहिंसा आदि नियमों की खिल्ली उड़ाने लगे थे। हर संवेदनशील मौके पर गांधी जी का उपन्यास करना और मौनव्रत पर चले जाना आनंद को कभी नहीं रुचा। इसलिए वे प्रेमचंद से काफ़ी पहले ही गांधी जी के देखिए गांधी जी के नियम कायदों को ढकोसला मानने लगे थे। पर हिंदी में चेतना बाद में आई। एक तो देखिए एक तरफ से बड़े यथार्थवादी चेतना थी, जो साहित्य में लोक मंगल के साथ ही प्रवेश पा गई। अब यहाँ देखिए प्रवेश पा गई। अब यहाँ पर क्या साहित्य में लोकतंत्र देखिए साहित्य में लोक रंजन अनिवार्य है, क्योंकि हास और व्यंग के बिना साहित्य में पंच नहीं आ पाएगा। देखिए और वो एक ऐसी पुस्तक बनकर रह जाएगी जो सिर्फ नियम कायदे सिखाती है। और चूंकि पुस्तक का पढ़ा जाना और फिल्म का देखा जाना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि, इसलिए बिना लोक रंजन के यह असंभव है कि कोई पुस्तक पढ़ी जाए और फिल्म देखी जाए। यही कारण है कि हर साहित्य में कुछ ऐसे पात्र रचे जाते हैं जो लोक रंजन भी करते हैं। यूँ समाज में ये लोक रंजन और लोक मंगल साथ साथ चलते हैं। चाहे जितना धीर गंभीर मनुष्य क्यों ना हो, उसमें भी हास्य का पुट रहता है। इसलिए साहित्य उसके इस पुट को भी उभारता है। फिर साहित्य लोक मंगल हेतु रचा जाता है, और उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य रहता है। बगैर लोक मंगल के वो ऐसा साहित्य बन जाएगा जो तत्कालिक तौर पर भले लोक रंजन करे, लेकिन उसका कोई अस्थायी मूल नहीं होता। भले लोक मंगल के मापदंड बदलते रहे, पर लोक मंगल की भावना ही साहित्य का मूल मंत्र है। 1969 मारियो पुजो की गॉडफादर नॉवेल आई और उसने तड़का मचा दिया, मगर गॉडफादर में कहीं ना कहीं उसके नायक को गरीबों का हितकारी और अपने नैतिक मूल्यों के प्रति वफादार दिखाया गया है। यानी भले ही एक गुंडे और असामाजिक तत्व को एक नायक के रूप में पेश किया गया, पर उपन्यासकार ने बड़ी खूबी से उसके गुणों को उखेड़ा जिनसे लोक मंगल की भावना प्रकट हुई। इसी दौर में हिंदी में भगवती चरण शर्मा वर्मा ने दो बांके कहानी लिखी, जिसमें लखनऊ के दो बांके आसान अर्थों में रंगबाज या गुंडा कायस्था का वर्णन किया गया और बताया गया है कि वे असामाजिक तत्व भले कहे गए, लेकिन उनके कुछ नैतिक मूल्य थे। वे मूल्य ही उन्हें बाकी के लोगों से अलग करते थे। देखिए चूंकि पुस्तक का पढ़ा जाना और फिल्म का देखा जाना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसलिए बिना लोक रंजन के यह असंभव है कि कोई पुस्तक पढ़ी जाए और फिल्म देखी जाए। यही कारण हर साहित्य में कुछ ऐसे पात्र रचे जाते हैं जो लोक रंजन भी करते हैं। यूँ समाज में ये लोक रंजन और लोक मंगल साथ साथ चलते हैं। चाहे जितना भी धीरे गंभीर मनुष्य क्यों ना हो, उसमें हास्य का पुट रहता है। इसलिए शायद उसके इस पुट को भी उभारता है।
शायद उसके स्फूर्त को भी उभारता है। यहाँ पे देखिए क्या कि हिंदी में देखिए यहाँ पर हिंदी में श्री राज शुक्ल की राग राग दरबार और सुरेंद्र वर्मा की मुझे चांद चाहिए ना सिर्फ बेस्ट सेलर देखिए बेस्ट सेलर रही बल्कि सबसे ज़्यादा सराही गई। देखिए माना जाता है कि हिंदी में ऐसे उपन्यास फिर नए नए लिखे गए। इनमें देखिए इनमें भाषा और शैली के अलावा कथा वस्तु और समय काल का भी पूरा ध्यान रखा गया। दोनों उपन्यासों में कहीं ना कहीं व्यंग का स्फुट है और भरपूर, मगर ये दोनों उपन्यास अपने अंदर लोकमंगल की भावना की उपेक्षा नहीं करते। राग दरबारी में शिला शुक्ल अपने अनुभव से महसूस किया कि आज़ादी महसूस किया कि आज़ादी के तत्काल बाद गाँव में दबंग और मुखियाओं ने अपने हित को साधने के लिए वही रवैया अपनाया जिसके भरोसे वे पहले के अंग्रेज प्रमुखों के साथ साधे हुए थे। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था तो लाल पितासाहेब पर एक अच्छा व्यंग्यात्मक उपन्यास तो यह है कि यह है ही मगर रघुनाथ के साथ उपन्यास का कहीं ना कहीं एक उज्ज्वल भविष्य का संकेत देता है, जो एक प्रवेशक की भांति गाँव को पलटता है और बाद में धीरे धीरे उन लोगों के साथ अपने को खड़ा हो पाता है जो इस व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ रहे होते हैं। देखिए भले ही फौरी तौर पर वह हारे हुए प्रतीत ही हो, मगर संकेत है कि यह यथास्थिति बदलेगी जरूर। इसी तरह मुझे चांद चाहिए कि नायिका एक निम्न मध्यम वर्ग के परिवार से आती है। लेखक के दिमाग में एक ऐसी युवती का खाका जो समाज से अपने परिवार से लड़ती है और एक लक्ष्य तक पहुंचती है। लोकमंगल को इसलिए भी साहित्य से नकारा नहीं जा सकता क्योंकि जहाँ भी आपको विजय दिखानी होती है वह लोकमंगल की भावना ही उसका आधार बनती है। देखिए साहित्य को शिक्षण का अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए। देखिए साहित्य को शिक्षण का अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए। देखिए साहित्य को शिक्षण का अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए। एक खास बात यहाँ पर कहा गया। देखिए इसमें देखो साहित्य का शिक्षण को अनिवार्य अंग बनाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या, देखिए प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द रिपब्लिक में शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा कि सच्ची शिक्षा वह जो कुछ भी हो उसे मनुष्य को उनके परस्पर संबंधों में और उनकी सुरक्षा में उनके प्रति सब बनाने और मानवीकरण की सर्वाधिक प्रवृत्ति रखनी होगी। प्लेटोवादी की शिक्षा की मानववादी परिभाषा वास्तव में शिक्षा के सर्वांगीण व्याख्या करती है। शिक्षा के संदर्भ में देखिए यहाँ पर क्या, शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न विचारकों ने दार्शनिकों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं। आदर्शवादी, फलवादी और यथार्थवादी दार्शनिकों ने शिक्षा की विभिन्न प्रकार से व्याख्या की है। जहाँ कांट शिक्षा को मानव का पूर्ण विकास मानते हैं, वहीं हेगेल ने शिक्षा का मूल प्रयोजन आध्यात्म स्वीकार किया है। मध्यकाल के प्रसिद्ध पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री कॉमेनियस ने शिक्षा को एक प्रणाली बताते हुए कहा था कि शिक्षा व्यक्ति में धर्म, ज्ञान और नैतिकता संबंधित गुणों का विकास करती है और इस प्रकार मानव प्राणी कराने का अपना अधिकार स्थापित करता है। देखिए हर्बार्ट ने लिखा है नैतिकता में शिक्षा का समस्त तत्व निहित है। भारतीय दर्शन इससे एक कदम और आगे है। वह शिक्षा का प्रयोजन केवल नैतिक विकास ही नहीं बल्कि इससे ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्तर की उपलब्धि को मानता है। शंकर ने कहा है सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वही है जो मुक्त करे। उपनिषदों के ऋषि याज्ञवल्क्य के अनुसार शिक्षा वह है जो मनुष्य को सचेत और इंसान के लिए उपयोगी बनाए। याज्ञवल्क्य से लेकर विवेकानंद, गांधी और श्री अरविंद तक भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा की प्रक्रिया में आध्यात्मिक विकास और आंतरिक पूर्णता पर बल दिया। यदि समान रूप से इन सारे विचारों का निचोड़ निकाले तो आदर्शवाद, धर्म, ज्ञान और नैतिकता ही शिक्षा के मूल प्रयोजन सिद्ध होते हैं। आज जब हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली को शिक्षा की इन कसौटियों पर कसते हैं तो हमारे सम्मुख कई सवाल खड़े होते हैं। क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारे पीढ़ियों को आदर्शवाद, धर्म, ज्ञान और नैतिकता से युक्त कर पा रही है? हम विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए फलक छू तो रहे हैं, परंतु आदर्श, मूल और नैतिकता के अर्थों में हम कहाँ हैं? हमारे सहिष्णुता, क्षमाशीलता, परोपकारिता, आदर्शवादिता, नैतिकता धीरे धीरे कहाँ गुम होती जा रही है? पर यह कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली के दोषों को उजागर करता है। आज विकास की अंधी दौड़ में साहित्य, देखिए यहाँ पर क्या, आज विकास के अंतिम दौर में साहित्य जैसे मानविकी के विषय को बिल्कुल हाशिए पर डाल दिया गया है। देखिए क्योंकि इन विषयों की पढ़ाई देश के सकल घरेलू में बढ़ोतरी नहीं करती। ये सत्य है कि अगर वर्ष में देखिए अगर ये सत्य है कि ये सत्य है कि अगर वर्ष में साहित्य के कोई कार्य ना हो, कोई कविता ना लिखी जाए, कोई गीत ना गाया जाए, कोई मूर्ति ना गढ़ी जाए, कोई चित्र ना उखेड़ी जाए, फिर
फिर भी देखिए अब क्या फिर भी देश की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु यह कल्पना करना कठिन है कि मानव जीवन किस तरह सुख और निरस हो जाएगा। मानव और रोबोट में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाएगा। दुनिया कितनी उबाऊ हो जाएगी। नैतिकता आदर्श मूल्य जैसी बातें बेमानी हो जाएगी। व्यक्ति और सामाजिक जीवन इस निरसता और आदर्शहीनता के साथ नहीं चल सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में मिलजुल कर रहने के लिए विभिन्न उत्सवों, प्रयोजनों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आवश्यकता होती है। आवश्यकता पड़ती है। देखिए साहित्य मानव जीवन के यानी कि साहित्य मानव जीवन को सरस बनाता है एवं उसमें नैतिकता एवं आदर्श स्थापित करता है। देखिए साहित्य मनुष्य के भावों को जीवित रखने वाली का संजीवनी है। साहित्य का प्रयोजन ही मनुष्यता है। जिस पुस्तक से उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, मनुष्य का अज्ञान यानी कि मनुष्य का अज्ञान, कुसंस्कार और अविवेक दूर नहीं होता। मनुष्य शोषण और अत्याचार के विरुद्ध सर उठाकर खड़ा नहीं होता। छीना झपटी, स्वार्थपरता यानी कि क्या कि स्वार्थपरता और हिंसा के दलदल से उबर नहीं पाता। वह पुस्तक किसी काम की नहीं है। देखिए साहित्य न केवल मनुष्य के हृदय को संवेदनशील और सहानुभूतिशील बनाता है, बल्कि अन्याय और शोषण के विरुद्ध लड़ने की ताकत भी देता है। दुनिया में आज तक जितनी भी क्रांतियां घटित हुई है, चाहे वो फ्रांस की राजक्रांति हो या रूस की क्रांति अथवा भारत स्वतंत्रता संग्राम, इन सारी क्रांतियों में साहित्य और साहित्यकार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, मार्क्स, लेनिन, गांधी, रोहिया जैसे विचारकों ने अपने विचारों को बदलकर देश और दुनिया को नई दिशा प्रदान की है। स्वतंत्रताकालीन साहित्यकारों ने भी अपनी कलम की ताकत से लोगों में क्रांति ऊर्जा का संचार किया। अको इलाहाबादी ने कहा भी है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। देखिए यहाँ पर भारतीय संस्कृति में साहित्य का मानव जीवन से अभिन्न संबंध रहा है। देखिए यहाँ पर भारतीय संस्कृति में साहित्य का मानव जीवन से अभिन्न संबंध रहा है। मनुष्य के जन्म के साथ ही काव्य का जो सिलसिला सोहर शुरू होता है, और फिर वह लोरियों, गीतों, गजलों, कविताओं, भजन कीर्तनों से गुजरता हुआ जीवन लीला की समाप्ति पर निर्गुण के साथ संपन्न होता है। देखिए साहित्य सामाजिक संबंध उत्तरदायित्व में भी प्रगाढ़ता लाता है। यह मानव चेतना को जागृत करता है एवं प्रवृत्ता का नाश्ता, भावनाओं का संशोधन करता है। साहित्य के बिना सुसभ्य संभाषा, आदर्श, नैतिकता आदि की बातें सोची नहीं जा सकती और इन मूल्यों के बगैर मानवता का संश्लिष्ट परिभाषा नहीं कटी जा सकती। आज जब नैतिकता और आदर्शों के मूल्य ढहे जा रहे हैं, सुसभ्य भाषा के नाम पर जाने कैसे अवैज्ञानिक विश्लेषण और उपमान गढ़े जा रहे हैं। क्षमाशीलता, परोपकार की बातें आदर्शवादी लगने लगी है। तो ऐसे में इस चरमराती व्यवस्था को साहित्य से संभाला जा सकता है। आज जो हमारी पीढ़ी आत्ममुक्ता, स्वार्थ, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष के दलदल में फंसी जा रही है, ऐसे में सार्थक साहित्य इन्हें इन प्रश्नों के इन समस्याओं से उबार सकता है। निसंदेह मनुष्य में पशु समान आदि मनोवृत्तियाँ आज भी जीवित है। उनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जाता। थोड़ी सी उत्तेजना पाकर वे झंझना उठती है। मनुष्य को इसी आदिम प्रवृत्ति से उठाने का कार्य साहित्य करता है। भर्तृहरि ने कहा भी है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन। लेकिन आज हमारी पीढ़ी आत्ममुक्ता, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष के दलदल में फंसती जा रही है। ऐसे में सार्थक साहित्य हैं पशु समान सार्थक साहित्य ही इन्हें इन समस्याओं से उबार सकता है। निसंदेह मनुष्य में पशु समान आदि मनोवृत्तियाँ आज भी जीवित है। उनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। थोड़ी सी उत्तेजना पाकर वे झंझना उठती है। मनुष्य को इसी आदिम प्रवृत्ति से उठाने का साहित्य करता है। आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। हमारे सारी सुख सुविधाओं और महत्वाकांक्षाएं विज्ञान पर ही आश्रित है। आज के दौर में यही देश सामर्थ्यवान एवं विकसित है, जिसकी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता उच्च गुणवत्ता से युक्त है। ऐसे में हम विज्ञान की उपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ सकते, परंतु विज्ञान के साथ साथ साहित्य को भी आपको शिक्षण के अनिवार्य अंग के रूप में अपनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि हम देश और समाज को एक संश्लिष्ट और पूर्ण शिक्षित वर्ग
प्रदान कर सके। देखिए तथ्यात्मक ज्ञान के साथ साथ हम कल्पना की कुलांचे भी भर सके। ज्ञान और चक्षु के साथ हृदय के बीच पट खुले, हृदय के भी आपको पट खुले। तकनीक के साथ आदर्श की स्थापित हो सके, तकनीक के साथ आपको आदर्श भी स्थापित हो सके। विज्ञान के साथ साथ मूल्यों से भी तालमेल बिठाया जा सके। जिस दिन हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसी सुव्यवस्था स्थापित की हो जाएगी, उसमें अद्यतन विषयों के साथ साथ साहित्य और दर्शन जैसे विषयों को अनिवार्यतः शामिल किया जा सकेगा। उस दिन हमारी शिक्षा व्यवस्था संपूर्ण होगी। आज की शिक्षा व्यवस्था अधूरी है। देखिए यहाँ पर क्या आज की शिक्षा व्यवस्था अधूरी है। आज की शिक्षा व्यवस्था अधूरी है, क्योंकि यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ देखिए क्योंकि ये क्यों आपके यहाँ देखिए क्योंकि युवा देखिए क्योंकि वह सुविधाओं की तलाश देखिए क्योंकि वह सुविधाओं की तलाश तो कर रही है, लेकिन उसने सुख तो खो दिया है कि यह एयर कंडीशनर सुख तो खो दिया कि यह एयर कंडीशन तो बना रही है पर नींद नहीं बना पा रही। देखिए यह एयर कंडीशन तो बना रही है पर नींद नहीं बना पा रही है। चैन और सुकून पाने के कारखाने नहीं बना सकती। चैन और सुकून पाने के लिए कारखाने नहीं बना सकती। सुकून देखिए सुख चैन सुकून आदर्श मूल्य आदि की प्राप्ति का साहित्य एवं साहित्य एक सशक्त माध्यम है। देखिए सुख चैन सुकून आदर्श मूल्य आदि की प्राप्ति का साहित्य एक सशक्त माध्यम है। इसलिए निम्नलिखित पंक्ति इसी संदर्भ में आपको दृष्टि है। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देह जहाँ साहित्य नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या अंधकार है वह देह जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देह जहाँ साहित्य नहीं है। फिर आपको खंड 12 में यहाँ पर कि महापुरुषों व्यक्ति से जुड़े निबंध आपको सच पे आपको डॉक्टर अम्बेडकर एक युग दृष्टा एवं क्रांतिकारी समाज सुधार के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो इसको आपको देखिए यहाँ पर आपको खंड 12 महापुरुषों व्यक्तित्व से जुड़े निबंध के यहाँ पर देखिए क्या डॉक्टर अम्बेडकर एक युग दृष्टा एवं क्रांतिकारी समाज सुधार के बारे में यहाँ पर कहा गया। यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर एक युग दृष्टा एवं क्रांतिकारी समाज सुधारक में देखिए मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नामांतरण के बाद भी दैत्यों के घर जला दिए गए। आपको इसके बाद परभणी जिले के गिरगांव में दैत्यों के जलाए गए घर पूरी तरह खाक हो गए थे। दैत्य बस्ती पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। जले हुए घरों की और एक अधेड़ उम्र की महिला देख रही थी। उस महिला ने चश्मे से लेखक की ओर देखा। लेखक कहते माई बहुत नुकसान हुआ है ना। महिला ने आक्रोश में कहा, अरे बेटा जलाने दे, मेरा घर जलाने दे, पैसा जलाने दे, ज्वाल जलाने दे, लेकिन मेरे सीने में जो बाबा साहब का स्वाभिमान रेखांकित है उसे कोई जला सकेगा क्या? किसी में हिम्मत है? मेरे बाबा साहब को कोई नहीं जला सकता। महिला अपने सीने पर हाथ रख कर कह रही थी। लेखक की आंखों में आंसू आ गए। कहा, माई आपने सच ही कहा, हमारे बाबा साहब को कोई नहीं जला सकता, कोई नहीं। मराठी पुस्तक जग बदल धारुनी घाव या देखिए धारुनी घाव या दुनिया के बदलने को क्या वार से उदित है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज भी देखिए क्या आज भी हर उस प्राण में बसते हैं जो सामाजिक शोषण की अवस्था से दमित है, जो सामाजिक शोषण की अवस्था से दमित है। हर वह वर्ग जिसने सदियों का संताप झेला है, चाहे वे शूद्र हो या नारी हो, वे बाबा साहब के स्वाभिमान को हृदय में रेखांकित किए रहते हैं। बाबा साहब की उपस्थिति आज भी हर क्रांति, हर बदलाव, दमन एवं विरुद्ध हर आंदोलन के स्वर में ध्वनित होती है। प्रत्येक यहाँ पर क्या ध्वनित होती है। प्रत्येक राष्ट्र वहाँ निवास करने वाले समूहों के साझे इतिहास, संस्कृति, स्वप्न एवं आकांक्षाओं की भौगोलिक एवं राजनीतिक अभिव्यक्ति का एक स्वरूप होता है। यह देखिए इस स्वरूप ऐतिहासिक कटुता की स्मृति या सामाजिक हितों के टकराव को आधुनिक राष्ट्रों एक आम चुनौती की तरह रही है। इन चुनौतियों के समक्ष कई राष्ट्र बिखर गए, तो कुछ राष्ट्र इन चुनौतियों को सुलझाने के बजाय उनका दमन करने का निर्णय किया। दरअसल बेहतर तो ये माना जाता है कि इतिहास में लंबे समय तक चली आ रही कुरीतियों उनके कारण पैदा हुए सामाजिक विभाजन जैसी समस्या को सुलझाने हेतु नेतृत्व का उदय समाज के भीतर से ही होना चाहिए। यह नेतृत्व ही अपनी दूरदृष्टि, समझदारी और साहस से यह तय करे कि एक
तय करे कि एक समतामूलक यहाँ पे तय करे कि एक समतामूलक एवं एवं सशक्त समाज का निर्माण समस्याओं को न्यूनतम निर्ममतापूर्वक कुचलने अथवा उन्हें दरकिनार करके नहीं, वरन उनका विश्लेषण एवं अध्ययन करके लोकहित एवं लोक सम्मति के आधार पर हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक भारत में उभरे एक ऐसे ही नेतृत्व में के प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, महाल दलित जाति में जन्मे अम्बेडकर को अपनी शुरुआती जीवन में ही भारत में जातीय व्यवस्था के कारण भेदभाव का कटु अनुभव हो गया था। अपनी मेहनत एवं लगन से बम्बई विश्वविद्यालय एवं तत्पश्चात अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करके जब वे भारत वापस लौटे, रूढ़ियों में जकड़े भारतीय समाज एवं सदियों से उन रूढ़ियों का भार ढो रहे दलित समाज को उत्थान के वे कृत संकल्प थे। आने वाले समाज जातीय उन्मूलन के आंदोलन को एक नया आयाम देकर एवं आज़ादी के बाद भारतीय संविधान के रूप में भारतीय जनमानस के लिए एक प्रगतिशील और उदार संविधान का नींव डालकर उन्होंने स्वयं को राष्ट्र निर्माताओं के प्रथम कोटि में पहुंचा दिया। देखिए, आप एक समाज सुधारक के रूप में अम्बेडकर को जहाँ एक और कबीर और ज्योतिबा फुले के समाज सुधार की परंपरा में देखा जाता है, वहीं दूसरी ओर छुआछूत को उन्मूलन के लिए उनके द्वारा किए गए संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रयास उन्हें एक क्रांतिकारी कलेवर भी प्रदान करते हैं। अम्बेडकर की इन स्वरूपों को समझने हेतु उनके कार्यों का एक लघु चित्रण सहायक होगा। अम्बेडकर यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर अम्बेडकर जीवन पर्यंत अस्पृश्यता के खिलाफ मुखर ले और उनके समाज सुधार कार्यक्रम में अस्पृश्यता का समूल नाश कर देने की उत्कंठा साफ दिखती है। इसके लिए उनके द्वारा जहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी प्रयास तो हुए ही हैं, साथ ही जनसमूह में इस विषय पर राजनीतिक चेतना पैदा करने की कोशिश से भी जीवन पर्यंत चलती रही। दलित वर्ग में राजनीतिक चेतना पैदा करने एवं उन्हें संगठित करने के प्रथम प्रयास के रूप में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की नींव 20 जुलाई 1924 को बम्बई में रखी गई। वहीं से पहली बार यह नारा, जो कि संघर्षरत समूह के सर्वाधिक लोकप्रिय नारियों में से एक बना, पढ़ो पढ़ाओ संघर्ष करो संगठित हो, का भी उद्भव हुआ। इसके अलावा मुख्य नायक बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाओं को शुरू करके अम्बेडकर ने अपने समाज सुधार कार्यक्रम की और विस्तृत आयाम दिया। अम्बेडकर ना सिर्फ उस जातिवाद से घृणा करते थे जो समाज के एक बड़े वर्ग के साथ होने वाले अमान्य व्यवहार के लिए जिम्मेदार था, बल्कि साम्राज्यवादी इतिहास द्वारा बांटो और राज करो की नीति पर आधारित सिद्धांतों के प्रति विश्वास रहते थे। देखिए, यहाँ पर जाति आदिम सभ्यता का नुकीला औजार है जो सड़क चलते आदमी को कर देता है छल ने, ना जाने कितने तुम्हारे गले में डाल दिया है जाति का फंदा, जो ना तुम्हें जीने देता है ना हमें। देखिए, यहाँ पर क्या उन्होंने उस समय के समाजवादी इतिहासकारों द्वारा गढ़े गए तथा समाज के शक्तिशाली वर्ग द्वारा पोषित इस सिद्धांत को चुनौती दी कि शुद्ध आक्रमणकारी आर्य जाति द्वारा पराजित जाति थी। उन्होंने आधुनिक इतिहासकारों द्वारा आर्य आक्रमण के सिद्धांत को नकारे जाने से दशकों पूर्व ही इस सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया था। वे देख सकते थे कि इतिहास कैसे एकमात्र लक्ष्य समाज में फूट की जड़ों को और गहरा करना ही है। देखिए, इस प्रकार दलितों और राजनीतिक चेतना एवं उन्हें संगठित कर स्वाभिमान हेतु संघर्ष करने में सक्षम बनाने के लिए अम्बेडकर के समाज सुधार कार्यक्रम में संगठन एवं संस्थाओं से लेकर विचार क्रांति की दिशा में भी भागीरथ प्रयास किए गए। अम्बेडकर ने समाज सुधार कार्यक्रम का दूसरा पक्ष कानूनी था। अम्बेडकर के समाज सुधार कानूनी कार्यक्रम का दूसरा पक्ष आपको कानूनी था। दरअसल आधुनिक शिक्षा दीक्षा और विश्व के श्रेष्ठतम संस्थानों से प्राप्त अनुभवों ने अम्बेडकर के मन में आधुनिकता के सकारात्मक प्रभाव के प्रति अत्यंत सम्मान उत्पन्न कर दिया। देखिए, विशेषकर जॉन डीबी के अनुसार जॉन डीबी के लोकतंत्र संबंधी विचार से भी अत्यंत प्रभावित थे। इसलिए उनका मानना था कि एक स्वस्थ राजनीतिक तंत्र में कानूनों के सकारात्मक हस्तक्षेप द्वारा ही सदियों से शोषित समाज को शोषण से मुक्त किया जा सकता है। इसके लिए और उन्होंने अनेक सरकारी समिति जिसे 1918 से 1919 के बीच साउथ बोरो समिति के साउथ बोरो समिति कमिटी 1928 में साइमन कमीशन को शामिल है, उसके समक्ष दलित समाज को पक्ष रखा। वहाँ वहीं महाड़ सत्याग्रह एवं मनु स्मृति दान जैसी राजनीतिक कार्य जारी रखे। लेकिन तत्कालीन हिंदू समाज के एक बड़े तबके के सुविधा विरुद्ध नजरिए से खीन होकर अम्बेडकर ने शूद्रों हेतु पृथक निर्वाचन की मांग रखी, जिसे 1932 में अंग्रेजों द्वारा मान भी लिया गया। महात्मा गांधी, जो कि पृथक निर्वाचन को समाज को बांटने की
एक नीति के रूप में देखते थे। इनके खिलाफ आप अनशन में बैठ के आखिरकार गांधी का अनुरोध पर अम्बेडकर पर पृथक निर्वाचन की अपनी मांग से पीछे हट गए एवं मूल एवं पुनः पैक्ट पर समझौता हुआ, जिसके द्वारा दलित एवं हिंदुओं के अंतर्गत ही जिसके द्वारा आपको दलितों को हिंदू समाज के अंतर्गत ही जनप्रतिनिधि प्राप्त हुआ। इस प्रकार अस्पृश्यता के खिलाफ अम्बेडकर समाज सुधार के रूप में अनेक मोर्चों पर सफलतापूर्वक डटे थे। उनका समाज सुधार कार्यक्रम अनेक अर्थों में अतीत के समाज सुधारकों से प्रभावित था, परंतु अपने कले, अपनी संगठन क्षमता, अपनी दीर्घ प्रभाव के कारण अत्यंत क्रांतिकारी था। साथ ही समाज सुधार अम्बेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व का एक हिस्सा भर था। वह इससे आगे बढ़कर संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र के हित में निरंतर सोचने में प्रयासरत रहने वाले युग द्रष्टा भी थे। आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को देखें तो ये बातें और अधिक स्पष्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या अम्बेडकर के प्रगतिशील विचारों का सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण भारत का संविधान है। अम्बेडकर के नेतृत्व में आपको संविधान सभा ने अपने समय का सबसे प्रगतिशील संविधान बनाकर गैर बराबरी आधारित सामाजिक ढांचे को नष्ट किया एवं एक समतामूलक समाज की स्थापना के सपन को साकार किया। भारतीय संविधान में न सिर्फ विश्व भर के लोकतंत्र, मानवाधिकार एवं अनुदार मूल्यों को अपनाएगा बल्कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप उन्हें नवीन रूप भी दिया गया। ऐतिहासिक रूप में आपको शोषित एवं पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक प्रावधानों के द्वारा न सिर्फ इतिहास की विडंबना को सुधारने का सबसे कारगर कदम उठाया गया, बल्कि उन विडंबनाओं को विखंडनकारी बनने से रोका गया। प्रख्यात राजनीति शास्त्री ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को प्राथमिक रूप से समाज के स्वप्न को समर्पित का एक दस्तावेज माना है। भारतीय संविधान के लिए उसका कहना है कि इसके अधिसंख्य प्रावधान या तो सीधे तौर पर सामाजिक क्रांति पर केंद्रित है अथवा उन स्थितियों की रचना है पर जिसमें सामाजिक क्रांति सफल हो सके। देखिए, जिस सामाजिक क्रांति की बात ग्रेनविल ऑस्टिन करते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि सदियों से तमाम असमानताओं के कारण निर्मित पदानुक्रमों में विभाजित समाज में समानता ऐसे मूल्यों की स्थापना ही है। यह मानना होगा कि ऐसे उन्नत मूल्यों वाले संविधान ने तमाम विविधताओं और भिन्नताओं के बावजूद भारत एक सक्षम राष्ट्र के रूप में उभरने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए यह बात तब और मानी खेज हो जाती है जब हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग भारत के साथ ही स्वतंत्र हुए राष्ट्रों को गृहयुद्ध, आंतरिक कलह एवं विखंडन तक से जूझना पड़ा, क्योंकि वे अपने यहाँ उपस्थित विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं को एक राष्ट्र के स्वप्न में नहीं पिरो पाए। भारतीय संविधान इस बात में कोई दो राय की गुंजाइश नहीं छोड़ता कि अम्बेडकर एक युग द्रष्टा एवं क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। देखिए, ऐसा नहीं कि अम्बेडकर को अपने कार्य में व्यवधान नहीं झेलने पड़े। विश्व भर के संविधानों के प्रावधानों की समीक्षा कर उनमें से अनेक को भारतीय स्थिति के अनुरूप संविधान में शामिल करने पर उन्हें पश्चिम का अंधभक्त कहा गया है। दूसरी ओर हिंदू कोड बिल जिसे आज हिंदू समाज में सुधार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान्यता है, प्रस्तावित करने पर अत्यंत विरोध का सामना करना पड़ा, परंतु विरोध से घबरा कर अम्बेडकर ने नहीं सीखा था। अपने पूरे जीवन को संघर्षों की बलिवेदी पर चला देने वाले अम्बेडकर ने इन विरोधों को न सिर्फ तार्किक खंडन किया बल्कि अंततः अपने विचारों को यथार्थ का रूप देने में भी सफल हुए। हिंदू कोड बिल के विषय पर उन्होंने पीछे हटने के बजाय मंत्रिमंडल में से इस्तीफा देना उचित समझा। अंततः उनकी मृत्यु के बाद ही कई चरणों में हिंदू कोड बिल लागू हो सका। देखिए, अम्बेडकर ने कई अन्य विचारों की झलक हमें आधुनिक भारत के अम्बेडकर के कई अन्य विचारों की झलक में आपको हमें आधुनिक भारत में देखिए, अम्बेडकर के अन्य विचारों की झलक में हमें आधुनिक भारत में देखने को मिलती है। वे कृषि को भारतीय राज्य की प्रथम जिम्मेदारी के रूप में देखते थे। पूर्व को कृषि मंत्री शरद पवार का मानना है कि कृषि को लेकर अम्बेडकर की दूरदृष्टि ने भारत को खाद्य उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार कम आय वाले वर्ग को
आयकर से बाहर रखना, भूमि सुधार की रचना, स्त्री मुद्दा एवं स्त्री मुद्रा मूल्य एवं मुक्त बाजार, जनसंख्या नियंत्रण आदि संबंधित अम्बेडकर के अनेक विचार अंततः भारतीय राजनीति, सामाजिक चेतना एवं अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने। देखिए ख्याति प्राप्त ख्याति प्राप्त इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने डॉक्टर अम्बेडकर को आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक माना। इसका एक बड़ा कारण यह है कि अम्बेडकर का योगदान समाज विधि के क्षेत्र या ज्ञान के क्षेत्र तक सीमित नहीं था। वह एक युग दृष्टा एवं क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। भारत में अस्पृश्यता के नाश एवं दलित समाज के उत्थान जुड़े प्रश्नों से जूझ कर उन्होंने जहाँ एक और भारत के इतिहास में मौजूद विडंबनाओं को उसके वर्तमान पर हावी होने से रोका, तो दूसरी ओर उसके नेतृत्व में संविधान सभा ने विश्व के लगभग सभी प्रमुख संविधानों के सबसे उन्नत प्रावधानों की पड़ताल करके उन्हें भारतीय आकांक्षाओं के अनुरूप भारतीय संविधान में ढालकर भारत के स्वप्न को वैश्विक आदर्श के अनुरूप वैश्विक आदर्शों एवं अनुभवों से समृद्ध किया। वे वास्तव में उस भारतीय मनीषा परंपरा के वाहक थे जिसमें व्यक्ति का चिंतन स्वयं व समुदाय पर केंद्रित होता है और सामुदायिक सुख की वृद्धि ही जीवन का परम आदर्श है। भारत जो विभिन्न जातियों, धर्मों एवं भाषाई समूह एक विराट रूप है। अम्बेडकर के युग दृष्टि एवं क्रांतिकारी विचारों का सदा ही ऋणी हो रहेगा। आज हमारा जो कुछ भी है, देखिए यहाँ पर कि आज हमारा जो कुछ भी है, देखिए आज हमारा जो कुछ भी है सब तेरा ही है। आज हमारा जो कुछ भी है सब तेरा ही है। यह जीवन और मृत्यु, यह शब्द और वह जीव, वह सुख और दुख, यह स्वप्न और यथार्थ, यह भूख और प्यास, समस्त पुण्य तेरे ही है। अभी हम देखिए नए भारत की तुलसी का पुनर्पाठ यहाँ पर किया गया है। नए भारत की तुलसी का पुनर्पाठ ये काफ़ी लंबा आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्या इसको किया जाए, छोड़ दिया जाए?